जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने चैप्टर 4 का जो है वो रिमेनिंग पोर्शन उसको स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आज हमारा है बाइंडर, सॉल्वेंट ग्रुप एंड कंपैटिबिलिटी। प्रीवियस जो डिस्कशन की थी उसको मैं सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी तक हमने सीखा कि पेंट एक ऐसे मटेरियल का नाम है जो जब किसी सरफेस के ऊपर लगा देते हैं तो वो एक फिल्म की सूरत अख्तियार कर लेता है। और एक ये ऐसी फिल्म होती है, एक ऐसी इम्परमिएबल फिल्म होती है कि जिसमें से कोई चीज गुजर नहीं सकती, इवन इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुजर सकते, कंडक्ट कर सकते, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकते। और ये एक ऐसी जो इम्परमिएबल लेयर जब हम चढ़ाते हैं तो चढ़ाने का मकसद ये होता है कि हम नीचे वाली सरफेस का क्रोयन सर्किट ब्रेक करना चाहते हैं। और जब तक ये क्रोयन सर्किट ब्रेक या ब्रेक रहता है उस वक्त तक हमारी सरफेस क्रोयन से बची रहती है, क्रोयन प्रोटेक्शन होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पेंट एक ऐसा मटेरियल है कि जिस सरफेस के ऊपर कर दिया जाए वो क्रोयन से बच जाता है, क्रोयन प्रोटेक्शन होती है। और दूसरी जो इसमें खूबसूरती वाली बात है कि दूसरा ये ना सिर्फ प्रोटेक्शन देता है बल्कि एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है, टेक्सचर होता है, उसको चेंज कर देते हैं। ये एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसका कलर चेंज कर दिया, उसका टेक्सचर चेंज कर दिया, वो दिखेगा कैसा, खुशनुमा दिखना चाहिए। तो इस तरह जो है ना वो डिफरेंट चीजें हैं। तो ये दो चीजें जो मुहैया करते हैं, एक क्या एक्सटर्नल अपीयरेंस का चेंज होना, और दूसरा जो है वो अंडरलाइंग सरफेस को प्रोटेक्ट करना। जो ये चीजें मटेरियल दोनों चीजें मुहैया कर रहा है, हमने उस मटेरियल का नाम पेंट रख दिया था। फिर हमने कहा था डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स में क्योरिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, बैरियर, पैसिवेशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। और फिर हमने उसके अलावा पेंट से जो फंक्शन लिए जाते हैं, फंक्शंस की बुनियाद पर उसकी क्लासिफिकेशन की गई थी, जिसमें हीट रेजिस्टिव पेंट थे, रोड रोड मार्किंग वाले पेंट थे, एंटी फाउलिंग पेंट्स थे, इस तरह के। फिर हमने कहा कि अगर मार्केट में सप्लाई के एतबार से देखा जाए तो पेंट ऐसे हैं जो सॉल्वेंट कंटेनिंग पेंट्स भी हैं, और कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे भी हैं, पेंट ऐसे हैं जो सॉल्वेंट फ्री भी हैं, मल्टी कंपोनेंट लिक्विड पेंट्स हैं। इस तरह डिफरेंट अवेलेबिलिटी के एतबार से उसकी क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने कहा कि क्लास पेंट की को जो मर्जी हो, ज्यादातर जो पेंट है वो बने किससे होते हैं। हमने कहा था कि वो ज्यादातर जो पेंट है वो बाइंडर, पिगमेंट एंड अदर एडिटिव्स और सॉल्वेंट पर मुश्तमिल होते हैं। और फिर हमने बाइंडर को कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट की कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पेंट इज द बाइंडर। बाइंडर किसी भी पेंट की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, समझ लें कि अहम जुज्व है, अहम इंग्रेडिएंट है बाइंडर। समझ रहे हैं बात आप। तो बाइंडर को फिर हमने देखा था कि बाइंडर जो है वो नेचुरल अकरिंग होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। फिर हमने कहा था कौन कौन से बाइंडर्स हैं, फिर उन बाइंडर्स में से हमने डिफ्रेंशिएशन कायम किया था कि कौन से ऐसे बाइंडर्स हैं। 6 बाइंडर्स हमने पढ़े थे कि जो बीजी साइट्स के ऊपर यूज होते हैं। और उनमें हमने पढ़ा था कि एल्किड है, क्राइलिक है, इपॉक्सीज हैं, पॉलीयूरिथेन्स है, इथाइल मिथाइल सिलिकेट्स हैं, सिलिकॉन्स वगैरह हैं। ये जो है वो हमने पढ़े थे कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे बीजी बाइंडर्स है। और उसके बाद में नॉन बीजी बाइंडर्स आ गए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आज जो भी हम सीखने जा रहे हैं ना वो क्या है, वो हमारे पास है कि बाइंडर और सॉल्वेंट। क्योंकि हमने पीछे एक पढ़ा था कि बाइंडर और सॉल्वेंट को हम जो है ना आपस में मिक्स करते हैं। और अक्सर यह होता था कि जैसे अभी हमने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा था कि बाइंडर और सॉल्वेंट को आपस में हल किया था तो वो हल भी हो गए थे। और फिर बाइंडर के बारे में हमने ये भी सीखी थी बात कि कुछ बाइंडर्स सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं और कुछ बाइंडर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। फिर हमने कहा था जो सॉलिड होते हैं उनको लिक्विड में तब्दील करने के लिए सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जब मिक्स कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड बाइंडर है वो सॉल्वेंट में अच्छी तरह हल हो जाता है। जो रिजल्टिंग मटेरियल का नाम दिया था हमने कहा था कि वो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है, रिजल्टिंग मटेरियल बनता है, उसको हमने व्हीकल ऑफ द पेंट का नाम भी दिया था। तो जब व्हीकल की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बाइंडर और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं।
अब एक चीज जरा अहम है, बड़ी अहम, वो ये कि कुछ बाइंडर ऐसे होते हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग बाइंडर होते हैं और उसमें जो सॉल्वेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ बाइंडर ऐसे होते हैं कि जो बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के एतबार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जरा कमजोर या वीक बाइंडर होते हैं और उनमें सॉल्वेंट भी वीक होते हैं। अब इसमें तरतीब का बड़ा अमल दखल होता है कि अगर आपकी सरफेस है और उस सरफेस पे आपने स्ट्रॉन्ग बाइंडर वाला पेंट लगा दिया और उसके ऊपर आपने दूसरा पेंट या दूसरा कोट जो लगाया है वो वीक बाइंडर वाला लगाया जिसके अंदर वीक ही सॉल्वेंट था, तो फिर तो कोई इल इफेक्ट नहीं आएगा, फिर कोई मसला नहीं बनेगा, फिर कोटिंग जो है ना वो कोई फॉल्ट सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसका वाइस वर्सा कर देते हैं, इसका उलट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर उलट कैसे करना है कि मिसाल के तौर पर आप पहले पहला कोट कर देते हैं, ऐसे बाइंडर पर का पहला कोट करते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो वीक होता है, इसका मतलब बेस आपने वीक बना दी। जब आप इसके ऊपर दूसरा कोट करेंगे, दूसरा कोट करेंगे, दूसरी पेंट फिल्म अप्लाई करेंगे, तो दूसरा कोट जो है अगर आपने ऐसे पेंट का किया जो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट पर मुश्तमिल है, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जो पेंट फिल्म है वो बेटा इकट्ठी हो जाएगी, या तो वो ऊपर उठ जाएगी जिसमें लिफ्टिंग कहते हैं उसको, पेंट फिल्म जो है वो ऊपर ऊपर आएगी, ऊपर उठाएगी जिसे लिफ्टिंग कहते हैं, या तो लिफ्टिंग हो जाएगी या पेंट फिल्म में आपको छोटी छोटी झुर्रियां नजर आएंगे, रिंकल्स नजर पड़ जाएंगे पेंट फिल्म के अंदर, जिसे रिंकलिंग कहते हैं। तो लिफ्टिंग, रिंकलिंग, रिवेलिंग, ये कोटिंग फॉल्ट्स हैं जो इस वजह से आते हैं कि नीचे आपने पहला कोट ऐसा किया जिसके अंदर वीक सॉल्वेंट था, और ऊपर जब दूसरा कोट किया तो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट जब आप गया, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट ने नीचे जो पेंट फिल्म क्योर हो गई थी उसमें जो कमजोर बॉन्ड बने थे जिसकी वजह से उसके मालिक्यूल्स आपस में मिलकर क्योर हो चुके थे, लिक्विड से ड्राई फिल्म में तब्दील हो चुके थे, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होते हैं वो जाके उन वीक बॉन्ड्स को तोड़ दिया करते हैं। वो जब वीक बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? फिर नतीजतन रिंकलिंग, रिवेलिंग या लिफ्टिंग हो जाता है, जिसके लिए आपकी बुक में इसने लिखा है कि इल इफेक्ट होता है। लिहाजा अब रिजल्ट ये निकाला कि अगर हम चाहते हैं कि कोई इल इफेक्ट ना हो, रिंकलिंग, लिफ्टिंग, रिवेलिंग वगैरह ना हो कोटिंग के अंदर, तो जरूरी है कि नीचे पहले जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंडर जिसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है पहले उसका कोट किया जाए, और उसके बाद आप जो है वो वीक बाइंडर जिसके अंदर वीक सॉल्वेंट मौजूद होता है वो वाला पेंट करें, तो कोई इल इफेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज जो है वो इल इफेक्ट होगा। क्लियर है? इस बात को देखने के लिए कि बाइंडर और सॉल्वेंट, कौन सा बाइंडर कौन सा सॉल्वेंट आपस में कंपैटिबल है, और फिर उनकी स्ट्रेंथ वाइज जो है वो एक तरतीब दी। उन्होंने इस बात को तरतीब देने के बाद हमें इस कम्बिनेशन, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बनाए और हमें एक टेबल की सूरत में जो है ना वो बना के गाइडेंस जो है वो मुहैया कर दी। उन्होंने कहा देखें, सॉल्वेंट स्ट्रेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप ऊपर से नीचे आएंगे ना तो सॉल्वेंट स्ट्रेंथ जो है वो कहते हैं इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर इस एतबार से देखा जाए तो मिसाल के तौर पर ये एक क्लोरीनेटेड रबड़ है, ये देखिए क्लोरीनेटेड रबड़ है। इस क्लोरीनेटेड रबड़ के अंदर आपने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया? डेफिनेटली या जाइलीन करेंगे या टोलुइन करेंगे या बेंजीन करेंगे। इसके अलावा ये क्लोरीनेटेड रबड़ और किसी सॉल्वेंट के साथ जो है वो हल पजीर नहीं होता, और किसी सॉल्वेंट के साथ मिलकर हम इसका व्हीकल नहीं बना सकते। तो इसको आपने क्या करना है? क्लोरीनेटेड रबड़ जाइलीन, टोलिन या बेंजीन में से किसी सॉल्वेंट के साथ मिला हुआ है। अब अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो इससे नीचे वाला जो है जैसे इपॉक्सी है, एसीटोन्स वगैरह, ये स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा है। लेकिन अगर हम इससे ऊपर वाले को देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले वीक है। तो लिहाजा अगर कोई, पहले आप सपोज यहाँ से एल्किड उठा लेते हैं, क्या आप कहते हैं जी एल्किड जिसके अंदर व्हाइट सिप्रिट आपने डाला हुआ है, या एल्किड जिसके अंदर टार्पेंटाइन डाला हुआ है आपने, यानी इनमें से कोई भी सॉल्वेंट आपने डाला हो, तो एल्किड जिसके अंदर व्हाइट सिप्रिट सपोज कर लेते हैं कि एल्किड व्हाइट सिप्रिट वाला जो है ना उसका कोड पहले आप एल्किड का लगा देते हैं, और उसके बाद दूसरा कोड जो आप लगाते हैं वो क्लोरीनेटेड रबड़ जिसमें जाइलीन चलो शामिल है तो वो लगा देंगे। तो क्या होगा? आपने तरतीब उलट कर दी, आपने नीचे वीक बाइंडर वाला, वीक सॉल्वेंट वाला, वीक बाइंडर वाला कोट कर दिया,
और ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग बाइंडर और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट वाला कर दिया, जिससे क्या होगा, इल इफेक्ट होगा, जिससे लिफ्टिंग, रिंकलिंग या रिवेलिंग जैसे कोटिंग फॉल्ट सामने आएंगे। लेकिन अगर आप इसको उलट कर लेते हैं कि पहले जो है वो नीचे आप क्लोरीनेटेड रबर लगा दें और इसके ऊपर चाहे एल्किड का कोड लगा दें, चाहे आप फिनोलिक का लगा दें, किसी नेचुरल ऑयल, नेचुरल रेजर, इनमें से जो ऊपर जो है, चाहे वाटर सॉल्वेंट उसमें मौजूद हो या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से कोई सॉल्वेंट मौजूद हो, वाइट सिपरेट, टारपेंटाइन, ये सारे, तो इनमें से जो मर्जी सॉल्वेंट मौजूद हो तो वो जाके क्लोरीनेटेड वाला जो सॉल्वेंट है या क्लोरीनेटेड जो बाइंडर है उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा नहीं, इस वजह से कोई इल इफेक्ट नहीं आएगा। तो लिहाजा ये मिसाल से मैंने आपको ये टेबल समझा दिया। इसी हिसाब से इस टेबल में से कम से कम एक या दो मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाकर वो आपसे एमसीक्यूज पूछता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है कि जी एक तरफ जो है वो आपका वाटर, ये इपॉक्सी है, लेकिन ऐसा इपॉक्सी है जो जिसमें सॉल्वेंट बतौर वाटर यूज हुआ है, और दूसरी तरफ आपके पास इपॉक्सी है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो एसीटोन यूज हुआ है। तो बताएं जनाब, अगर हम नीचे इपॉक्सी का कोट करें वाटर वाला और ऊपर हम कर दे इपॉक्सी एसीटोन वाला, तो इल इफेक्ट होगा या नहीं? रिंकलिंग, लिफ्टिंग, रिवेलिंग होगी या नहीं? डेफिनेटली होगी, क्योंकि नीचे आपने वीक लगाया है। हाँ, अलबत्ता अगर आप उलट कर देते हैं कि नीचे स्ट्रॉन्ग इपॉक्सी यानी एसीटोन वाला लगा दिया और ऊपर आपने इपॉक्सी लगा दिया वाटर वाला कोट कर दिया, तो फिर जो है वो कोई इल इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप बात कर लें, ऊपर वनाइल्स नजर आ रहे हैं कि पानी वाले वनाइल हैं और नीचे पानी वाला कोड लगा के ऊपर आप जो है ना वो कोई हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट वाला बाइंडर लगाते हैं, तो इल इफेक्ट होगा। क्लियर है? तो नीचे स्ट्रॉन्ग यानी कहते हैं ना मजबूत, बुनियादें मजबूत होनी चाहिए, तो बुनियादें मजबूत तब होंगी जब नीचे पहला कोड जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंडर वाला, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट वाला होगा, और ऊपर जो है वो फिर वीक बाइंडर और वीक सॉल्वेंट वाला लगाएंगे, तो कोई इल इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज जो है वो उसने डिटेल के साथ इस 4.5 पैराग्राफ के अंदर जो है 4.6 के अंदर उसने डिटेल के साथ डिस्कस की है। चलें इसको रीड आउट कर लेते हैं कि अब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थ्रो हो गए। बाइंडर, सॉल्वेंट ग्रुप्स एंड कंपैटिबिलिटी। अ सॉल्वेंट फ्री बाइंडर, सॉल्वेंट फ्री बाइंडर यानी ऐसा बाइंडर जिसमें सॉल्वेंट है ही नहीं, और अ बाइंडर यूजिंग वेरी वीक सॉल्वेंट, और वो बाइंडर जिसमें कमजोर सॉल्वेंट मौजूद है, विल काज वेरी फ्यू प्रॉब्लम व्हेन ओवर कोटिंग एन अदर प्रोडक्ट। जब कोई दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर या दूसरी कोटिंग के ऊपर जब आप ऐसे बाइंडर की कोटिंग करेंगे जो या तो वो सॉल्वेंट फ्री हो या वो वीक सॉल्वेंट कंटेन करता हो, रखता हो, तो फिर उसे जब आप करेंगे तो कोई इल इफेक्ट नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। यूजली इन दिस सिचुएशन द प्रॉब्लम वुड बी लिमिटेड टू डिफरेंट एक्सपेंशन। जब अगर ऐसा भी कर दें और फिर भी आप देखें कि रिंकलिंग वगैरह हो गई है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम कुछ और है। वहां पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है? वहां पे डिफरेंट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन रेशियो हो सकती है। एनर्जी लेवल डिफरेंस होने की वजह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन डिफरेंट होने की वजह से, फैलने सिकुड़ने की सलाहियत डिफरेंट होने की वजह से जो है वो वहां पे रिवेलिंग हो सकती है। अदरवाइज रिवेलिंग, लिफ्टिंग, रिंकलिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ दो चीजें बड़ी अहम, एमसीक्यू यहाँ से उठता है। पहली बात हमने कहा, याद रखें, मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि इस दो एमसीक्यूज या एक एमसीक्यू इसी टॉपिक में से आए तो आप क्लियर कर सकें। पहली बात हम ये कह रहे हैं कि जनाब लिफ्टिंग, रिंकलिंग उस वक्त होती है जब आप नीचे वीक बाइंडर, वीक सॉल्वेंट लगा वाला कोड पहले लगा देते हैं और ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंडर और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट वाला कोड लगा देते हैं, तो आप लिफ्टिंग या रिंकलिंग हो जाती है। और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो वो हमने कहा कि टेबल से हम गाइडेंस ले सकते हैं। ऊपर से नीचे आते जाएं तो वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ऊपर से नीचे आते जाएं स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्लियर होगी बात? दूसरी बात, अगर हम ऐसा भी कर दें कि नीचे हमने स्ट्रॉन्ग लगाया और ऊपर वीक लगाया, फिर भी हम ये देखते हैं कि कोटिंग जो है वो उसमें रिवेलिंग हो गई, उसमें झुर्रियां जो है वो बनना शुरू हो गई हैं थोड़ी बहुत, तो कहते हैं उसकी क्या वजह हो सकती है? रिंकलिंग अगर वहां तब होती है तो वह उसकी वजह क्या है? डिफरेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रेशियो, कि जो दोनों कोटिंग्स आपने लगाई हैं उनकी जो फैलने और सिकुड़ने की जो सलाहियत है उसमें डिफरेंस होने की वजह से वहां पे ये प्रॉब्लम होता है। क्लियर है? और ये अगर ऐसा हो जाए कि
फैलने और सिकुड़ने की वजह से ये मसला हो तो फिर आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? मतलब सिंपली जहां जहां रिंकल्स या रिंकलिंग आपको नजर आई है उतना से एरिया जो है वो अपग्रेड कर दें, उतना से एरिया जो हैंड एंड पावर टूल क्लीनिंग मेथड आपने पढ़ा उनमें से किसी चीज के साथ अपग्रेड करवा दें, रेक्टिफाई हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएंगे रिंकल्स, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर दोबारा से पेंट करवा दें तो ये मसला हल हो जाएगा। However, आगे क्या लिखते हैं जी? However, a very strong chemical curing binder like epoxy need a strong solvent can cause problem over coating other material even when they are fully cured. So guide the binder solvent combination. Embolden name is the main one used. कहते हैं embolden name ज्यादातर यूज है लेकिन यहाँ पे इसने कोई embolden name किए ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, पहला क्या है जी? वाटर। वाटर का कॉमन नेम चूंकि वाटर ही है इसलिए इसका कोई कॉमन नेम नहीं लिखा। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। इसके अंदर साथ कंपैटिबल कौन से बाइंडर्स हैं जो वाटर के साथ यूज हो सकते हैं? उसमें इमल्शंस हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स हैं, पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट्स हैं, वनाइल्स हैं, एक्राइलिक्स हैं, अदर मटेरियल एग्जांपल गिवन इपॉक्सीज हैं, बिट्यूमन्स हैं, पॉलीयूरिथेन्स हैं, एल्किड है, एक्राइलेटेड रबर्स हैं। और इनमें से आप देखें जरा बीजी बाइंडर कितने हैं जिनका जिक्र किया गया कि ये वाटर के साथ हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर एल्किड है, एक्राइलिक है, और पॉलीयूरिथेन है, और इपॉक्सी है। ठीक है, ये है, यानी इथाइल मिथाइल सिलिकेट नहीं है और सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी है। अच्छा, उसके बाद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से जो कॉमन नेम पाए जाते हैं सॉल्वेंट के? उसमें व्हाइट स्पिरिट है, टारपेंटाइन, टारपेंटाइन सब्स्टिट्यूट, सॉल्वेंट नेप्थाज, हेक्सेन अपवर्ड्स। और ये किन कौन से बाइंडर्स हैं जो इनके साथ कंपैटिबल हैं? वो नेचुरल ऑयल है, नेचुरल रेजन्स हैं, एल्किड्स हैं और फिनोलिक्स हैं। नेचुरल ऑयल, नेचुरल रेजन्स, एल्किड्स और फिनोलिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कॉमन नेम कौन कौन से सॉल्वेंट है? 3 तरह के सॉल्वेंट पाए जाते हैं, जाइलीन, टोलुइन और बेंजीन। और ये इसके साथ कौन सा बाइंडर है? आप देखें, सिर्फ अकेला क्लोरीनेटेड रबड़, अकेला क्लोरीनेटेड रबड़। क्लोरीनेटेड रबड़ इसका मतलब है पानी के साथ तो फिर वो कंपैटिबल नहीं है, सिर्फ क्लोरीनेटेड रबड़। ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि क्लोरीनेटेड रबड़ के साथ कौन सा सॉल्वेंट जो है वो कंपैटिबल है। तो याद रखें, टॉलीन, बेंजीन या जाइलीन, इनमें से कोई नाम एक दिया हो तो उसको टिक करें। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट कीटोन्स हैं। कीटोन्स में एसीटोन आ सकता है, मिथाइल इथाइल कीटोन है, तीसरे नंबर पे मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन है। तो ये 3 मुख्तलिफ जो है वो सॉल्वेंट्स और उनके नेम है। और इपॉक्सी अकेला जो है वो इसके साथ कंपैटिबल है। क्लियर होगी बात? तो ये ऊपर से नीचे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, पॉलीयूरिथेन यूज कीटोन्स एस्टर्स विद एरोमेटिक डिल्यूएंट्स। कहते हैं ये जो पॉलीयूरिथेन्स है ना, वो क्या यूज करते हैं? पॉलीयूरिथेन्स के लिए हम कीटोन्स भी यूज कर देते हैं और एरोमेटिक्स, और एरोमेटिक्स भी कर सकते हैं विद एरोमेटिक डिल्यूएंट्स। यानी करते पॉलीयूरिथेन्स के लिए कीटोन ही यूज है, लेकिन उसमें सॉल्वेंट और जो डिल्यूट करने के लिए यानी पतला करने के लिए और मजीद सॉल्वेंट अगर कोई डालते हैं तो या तो एस्टर्स विद एरोमेटिक सॉल्वेंट डाल लिए जाते हैं। कीटोन्स प्लस एरोमेटिक दोनों को डाल के पॉलीयूरिथेन्स के लिए यूज किया जा सकता है। इन डिसेंडिंग ऑर्डर डाउन टू द टेबल, कहते हैं टेबल में आप ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सॉल्वेंट ग्रुप इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। सॉल्वेंट ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ बाइंडर विद स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट ओवर एन एग्जिस्टिंग कोटिंग। कहते हैं ये कभी भी आपको एडवाइस नहीं किया जाएगा कि आप जनाब ऐसा बाइंडर जिसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है उसको पहले कोई एग्जिस्टिंग कोटिंग है तो उसके ऊपर अप्लाई करवा दें। आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे नीचे वाला जो है वहां या तो वो वैसे ही सॉल्वेंट नीचे वाले कोटिंग को ही खराब कर देगा, तो उसको भी जो ड्राई हो चुकी है उसको दोबारा लिक्विफाई कर देगा, या और ना सी तो कम से कम उसमें लिफ्टिंग रिंकलिंग जैसा इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ बाइंडर विद स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट ओवर एन एग्जिस्टिंग कोटिंग which uses a weak solvent। एग्जिस्टिंग कोटिंग कौन सी है? जिसमें वीक सॉल्वेंट यूज हुआ है। ये बात है कि एग्जिस्टिंग कोटिंग अगर ऐसी है पहले सरफेस के ऊपर कोई कोटिंग हुई है और उसमें वीक सॉल्वेंट था, तो ये कभी भी एडवाइस नहीं हो किया जाएगा कि इसके ऊपर आपने जो बाइंडर करना है, दूसरी कोटिंग करनी है, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट वाला बाइंडर कर दे। नहीं, ऐसा नहीं कभी एडवाइस किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसी बात को एग्जाम्पल के साथ समझा रहा है
कि क्लोरीनेटेड रबर कोटेड ओवर एन एल्किड वुड रिजल्ट इन लिफ्टिंग एंड रिंकलिंग। देखो क्लोरीनेटेड रबर, जैसे ये ऊपर से नीचे स्ट्रेंथ कहा ना बढ़ती है, तो क्लोरीनेटेड रबर को कहता है अगर एल्किड के ऊपर कर देंगे तो लिफ्टिंग रिंकलिंग रिवेलिंग हो जाएगी। अगर आप उलट कर देते हैं, एल्किड के ऊपर क्लोरीनेटेड रबर कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, लिफ्टिंग रिंकलिंग रिवेलिंग हो जाएगी। क्लोरीनेटेड रबर के ऊपर अगर आप एल्किड कर देते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, यही चीज है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीनेटेड रबर कोटेड ओवर, यानी क्लोरीनेटेड रबर को आप कोट कर देते हैं एल्किड के ऊपर, क्योंकि क्लोरीनेटेड रबर स्ट्रॉन्ग है और एल्किड वीक सॉल्वेंट वाला है, तो ऊपर रखेंगे तो फिर कोटिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, लिफ्टिंग या रिंकलिंग हो जाएगी। बट एल्किड ओवर क्लोरीनेटेड रबर करेंगे तो कोई इल इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? Because in epoxy is a chemical curing, there is no problem over coating with polyurethane to pack, chemical cured, but hydrocarbon solvent borne epoxy coating applied over chlorinated rubber would not be advisable. अब देखें जी, वो कहता है क्लोरीन इपॉक्सी है, अगर आपके पास इपॉक्सी ऐसी है जो सॉल्वेंट फ्री है या केमिकल क्योरिंग से टू पैक मटेरियल वाली टू पैक इपॉक्सी है समझ लें, कहते हैं तो फिर ऐसी हो तो वो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट डाला ही नहीं है, तो फिर कोई इल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्वेंट वाली है तो फिर मसला होता है कि इपॉक्सी चूंकि नीचे इसे क्लोरीनेटेड रबर के ऊपर आप करें, लेकिन सॉल्वेंट इसके अंदर अगर कोई मौजूद है जैसे एसीटोन वगैरह, तो फिर इल इफेक्ट आएगा। लेकिन इपॉक्सी ऐसी है जो सॉल्वेंट फ्री है, जो वैसे भी टू पैक है, जिसने केमिकल क्योरिंग के तहत जो क्योर होना है, तो फिर कोई इल इफेक्ट नहीं आएगा। इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट डू नॉट अपीयर ऑन द लिस्ट। कहते हैं देखिए, जैसे हमने पहले अभी आपसे कहा कि बीजी बाइंडर में से ना तो सिलिकॉन दिखाया गया और ना ही इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट दिखाया गया लिस्ट के अंदर, कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसकी कंपैटिबिलिटी कैसे है। तो कहते हैं इसलिए नहीं हमने दिखाई गई कि उसका ताल्लुक सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ के साथ ही नहीं है। इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट का ताल्लुक स्ट्रेंथ सॉल्वेंट स्ट्रेंथ के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक तो सिर्फ टेम्परेचर का कम या ज्यादा होने से है। क्लियर है? सो अपीयर ऑन द लिस्ट बिकॉज दे आर हाई या आर लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस कोटिंग। द क्राइटेरिया फॉर कंपैटिबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल फॉर ओवर कोटिंग इज वर्किंग टेम्परेचर। यानी इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट का सॉल्वेंट का क्राइटेरिया नहीं बनता कि सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ देखी जाए वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए क्राइटेरिया हमारा सिर्फ टेम्परेचर बनता है, कोटिंग या वर्किंग टेम्परेचर जिस सरफेस के ऊपर आप कर रहे हैं उसका देखा जाता है कि उसका कंपैटिबिलिटी बनती है या नहीं। जैसे विल द ओवर कोटिंग मटेरियल विद स्टैंड द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, देखा जाता है कि जितना किसी सरफेस का वर्किंग टेम्परेचर जो है वो जितना बनता है, क्या हमारी ये कोटिंग उतने टेम्परेचर के साथ विद स्टैंड कर सकती है, रुक सकती है, उसको बर्दाश्त कर सकती है, उस हीट को उस टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। यूजुअली ओनली द मटेरियल सूटेबल इज सिलिकॉन, आमतौर पर ये सिलिकॉन ही ये काम करता है। इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट विल नॉट अडेयर ओवर एनी सबस्ट्रेट अदर देन द बेयर क्लीन स्टील। और इसका एक और भी है कि जब आप इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट इस्तेमाल करेंगे ना, तो इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट इस्तेमाल करने के लिए आपको कोटेड सरफेस अगर होगी और आपके उसके ऊपर इथाइल मिथाइल सिलिकेट इस्तेमाल करें तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट को अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है कि सरफेस जो है वो बेयर हो, सरफेस जो है वो साफ हो और बेयर हो। यानी यहाँ पे सरफेस आपको रफ भी नहीं चाहिए, आपको सरफेस सिर्फ क्लीन चाहिए और सरफेस बेयर चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई किसी किस्म की पहले कोटिंग ना हो, तब आप इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट अप्लाई कर सकते हैं। और इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट की कंपैटिबिलिटी देखनी है तो उसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है कि आपकी सरफेस का वर्किंग टेम्परेचर कितना है और क्या इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट उस वर्किंग टेम्परेचर के साथ विथस्टैंड कर सकती है या नहीं। अगर कर सकती है, इथाइल मिथाइल सिलिकेट का टेम्परेचर ज्यादा है, उसको बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर सरफेस का टेम्परेचर कम रहता है वर्किंग टेम्परेचर, तो फिर आप कर सकते हैं क्योंकि वो विथस्टैंड रहेगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर के हवाले से उसके बाद any binder which can be converted into polymeric salt can be modified to be water based and many of the binders mentioned above fall into that category. Chlorinated rubber doesn't। ये तो हमने पहले पढ़ा था कि क्लोरीनेटेड रबर के क्या फायदे नुकसान था, उस वक्त हमने इसको कवर कर लिया था। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दैट इज पॉलीमर जी। ये पॉलीमर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीमर क्या होता है इसको जरा गौर से देखते हैं।
पॉली होता है जनाब कई, और मर जो है वो यूनिट्स को कहते हैं, और यूनिट्स भी ऐसे जो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर के एतबार से या मालिक्यूलर फार्मूले के एतबार से, केमिकल फार्मूले के एतबार से एक जैसे, ऐसे यूनिट्स जो केमिकल फार्मूले के हिसाब से एक जैसे हो, एक जैसे स्ट्रक्चर के मालिक हो, समझ रहे बात, एक यकसा स्ट्रक्चर और यकसा केमिकल फार्मूला रखने वाले कई मालिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़कर एक लंबी चेन बना देते हैं, उस चेन को पॉलीमर कहते हैं। उस चेन को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। क्लियर है जी? पढ़ लेते हैं जी। पॉलीमर्स, वन ऑफ द properties expected of a binder is to change from a liquid into a solid to form a film। कहते हैं देखें, बाइंडर से पेंट के अंदर क्या होता है? बाइंडर है। हम कहते हैं ये बाइंडर है जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस बाइंडर के अंदर केमिकल चेंज होना है, इस बाइंडर के अंदर पॉलीमर्स बनने हैं, इस बाइंडर ने ही जब पॉलीमराइज होना है तो फिर पेंट फिल्म जो आपने अप्लाई की थी वो लिक्विड फॉर्म में थी तो वो ड्राई फॉर्म में तब्दील होगी। अगर ये पॉलीमर्स नहीं बनेंगे तो याद रखें बाइंडर कभी भी लिक्विड से ड्राई स्टेट में तब्दील नहीं होगी। लिक्विड से ड्राई स्टेट में तभी तब्दील होना है जब बाइंडर के अंदर पॉलीमर्स होंगे, बनेंगे। समझ रहे बात? तो यही वो बात लिखिए कि वन ऑफ दी properties expected of a binder is to change from a liquid into a solid to form a film। To perform this function, all binders from the polymer are used polymers already partially formed। The word polymer means literally many parts। अगर देखा जाए तो पॉलीमर का क्या मतलब है? many parts, कई यूनिट्स, पार्ट्स, हिस्से, मॉलिक्यूल्स, ये कह सकते हैं। पॉली is equal to many and mer mean a single unit or a part, यानी एक पार्ट, एक यूनिट, इसको आप मर बोल सकते हैं। ये जो मर है ये लफ्ज मेरेज से लिए गए हैं जो ग्रीक वर्ड हो सकता है। सो कैन बी अ सिंगल एटम, ये मर, ये यूनिट, ये पार्ट क्या हो सकता है? ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप्स एटम्स का मजमूआ भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। And polymerization can be described as being, polymerization की आप definition वो देता है क्या होती है? as being a string or a structure of repeated unit। यानी एक जैसे मैंने पहले कहा ना, एक जैसे यूनिट बार बार जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो लंबी चेन बनती है। तो यहाँ पे वही बात करें कि रिपीटेडली वो मिलते हैं, एक जैसे यूनिट्स हैं तो एक जैसे यूनिट्स रिपीटेडली एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो जो चेन, वो जो स्ट्रिंग बनती है वो पॉलीमर कहलाते हैं और इस अमल को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर बनाने का जो अमल है ये क्या कहलाएगा? पॉलीमराइजेशन। और जो चेन बनेगी उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। और वो चेन कब बनेगी? जब एक जैसे मॉलिक्यूल, एक जैसे यूनिट्स काफी तादाद में, पॉली मतलब कई कई एक जैसे यूनिट्स आपस में आके जुड़ना शुरू होंगे इस एक पैटर्न से, वो जुड़ते चले जाएंगे और लंबी चेन बन रही है। और जो लंबी चेन बन रही है दैट इज पॉलीमर। और वो जो अमल है जिसके तहत ये अमल है, चेन बन रही है, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। अभी मैंने एक बात की, मैंने कहा एक जैसे यूनिट आपस में ना जुड़ते चले जाते हैं और जुड़कर जो है वो एक खास पैटर्न से जुड़ते हैं और फिर चेन बनाते हैं। ये जो खास पैटर्न है ना, इसकी बुनियाद पर, ये जो खास पैटर्न है, इस खास पैटर्न की बुनियाद पर जो है वो हमने इसकी पॉलीमर्स की टाइप्स डिफाइन करनी है। मिसाल के तौर पर यूनिट्स आगे जुड़ रहे हैं, अगर एक ही एक्सिस के अलोंग आगे जुड़ रहे हैं, यानी अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जुड़ रहे हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जुड़ते चले, एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जुड़ते जाए तो एक लंबी सीधी पॉलीमर बनेगा या एक लंबी सीधी चेन बनेगी जिसको आप लीनियर पॉलीमर कहते हैं, जिसको क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलीमर। क्लियर है? यानी सिर्फ एक एक्सिस, अगर मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जुड़ रहे हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जुड़ते हैं, अगर वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग आगे जुड़े तो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग जुड़े। ये नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग जुड़े, ऐसे नहीं। यानी अगर जुड़ना शुरू हो मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स रिपीटेडली आगे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे कैसे? किस? सिर्फ एक डायरेक्शन पे, सिर्फ एक्स एक्सिस। और देखिए आप गौर करें, जब एक डायरेक्शन पे मॉलिक्यूल जुड़ रहे होते हैं ना, एक डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो फिर क्या होता है?
कि हर नया मॉलिक्यूल आने वाला पहले वाले जुड़े हुए मॉलिक्यूल के एंड से आगे जुड़ता है, फिर जो नया आएगा वो पहले वाले जो चेन का हिस्सा बांटेगा उसके एंड से आगे जुड़ेगा। यानी हर नया आने वाला मॉलिक्यूल सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग जुड़े और सिर्फ एंड्स पे आगे जुड़े। तो दोनों दो एंड्स अवेलेबल होते हैं ना, तो दोनों एंड्स में से किसी एक एंड पे आगे जुड़ता चला जाए नया आने वाला, तो इस तरह लंबी चेन बनती है। इस लंबी चेन को लीनियर पॉलीमर कहते हैं। इस लंबी चेन को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलीमर कहते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, आप अब इसी तरह आप दूसरी बात कर लेते कि अगर यही रिपीटेडली यूनिट्स जो स्ट्रक्चर वाइज मॉलिक्यूलर फार्मूले वाइज एक जैसे हैं, यही अगर एक्स एक्सिस पे भी आगे जुड़े और वाई एक्सिस पे भी आगे जुड़े, यानी दो एक्सिस के अलोंग आगे जुड़े, तो फिर इसे ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ब्रांच पॉलीमर। क्लियर है ना? आपने दरख्त की ब्रांच भी तो देखी होगी ना, एक टहनी देखी, शाख देखी है, उसमें से कितनी ब्रांचेस निकलती, वहां से लफ्ज समय नहीं लिया गया, उस तरह का ये ब्रांच पॉलीमर है कि जब यूनिट्स मार मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम या एटम, यही कहा ना हमने कि ये चीजें जब आके जुड़े, लेकिन जुड़ने का पैटर्न क्या हो, एक्स एक्सिस के अलोंग भी जुड़े और वाई एक्सिस के अलोंग भी जुड़े। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस के अलोंग आगे जुड़ते हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं कि जनाब ये ब्रांच पॉलीमर बनेंगे। लेकिन लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि मॉलिक्यूल जो भी आएगा वो एंड से जुड़ेगा, पहले से ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल मौजूद है, तो जो नया आएगा ना वो दरमियान से आगे जुड़ेगा, दरमियान से आके इस वजह से जुड़ता है क्योंकि अगर हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये डबल बॉन्ड उस चेन के अंदर जो है दरमियान में पाया जाता है। जहां डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एलिमेंट, वो वहां आके जुड़ता है जहां पे डबल बॉन्ड अवेलेबल है। और एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप देखें तो डबल बॉन्ड दरमियान में अवेलेबल है, तो हर जब नया मॉलिक्यूल आएगा तो वो दरमियान में जुड़ेगा। और जुड़ेगा कैसे? वहां जुड़ेगा जहाँ पे एक तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और दूसरा जो नया आके जुड़ा है उसका कौन सा हिस्सा जुड़ेगा? जो ऑक्सीजन वाला हिस्सा, वो ऑक्सीजन वाला हिस्सा आके वहां पे जुड़ेगा। समझ रहे बात? इस तरह जो है वो ब्रांच पॉलीमर बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्रांच पॉलीमर। और तीसरी जो टाइप है वो क्या है हमारे पास? वो है जनाब हमारी क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन या क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब ये जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है ये याद रखें, ये तीनों एक्सिस के लॉन्ग जुड़ते हैं, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जुड़ेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जुड़ेंगे और जी एक्सिस के लॉन्ग भी जुड़ेंगे। क्लियर होगी बात? इस तरह के जो पॉलीमर बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर। आपकी बुक के अंदर आपने हमने इसको केमिस्ट्री के एतबार से जरा डीपली जाना नहीं है, हमने सबसे इसको सिर्फ देखना है। तो अभी तक हमने सीखा कि पॉलीमर क्या होते हैं। हमने कहा एक जैसे स्ट्रक्चर रखने वाले, एक जैसे फार्मूला रखने वाले, एक जैसे मॉलिक्यूल, एक जैसे मर, एक जैसे यूनिट, एक जैसे ग्रुप ऑफ एटम्स, जब वो आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर लंबी चेन बना रहे थे, और जुड़ते हजारों की तादाद में जुड़ सकते हैं आपस में, वो मॉलिक्यूल हजारों की तादाद में जुड़ते हैं और लंबी चेन बनती जाती है। इस चेन को जिसके अंदर रिपीटेड यूनिट्स मौजूद है, सिमिलर रिपीटेड यूनिट्स मौजूद है, इस चेन को पॉलीमर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलीमर। और इस अमल को पॉलीमराइजेशन। अब जुड़ने का पैटर्न देखा तो हमने कहा कि तीन टाइप से, तीन तरह के पॉलीमर बनेंगे। या तो अगर एंड एंड से जुड़े और सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग जुड़े, यानी सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग जुड़े तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जुड़ते जाए तो लीनियर, और अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जुड़े तो फिर ब्रांच पॉलीमर, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों के एक्सिस के अलोंग जुड़े तो उसे क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। और अगर ये पॉलीमर ना बने तो क्या होता है? लिक्विड पेंट लिक्विड ही रह जाता है, लिक्विड पेंट लिक्विड ही रह जाता है, क्योंकि बाइंडर लिक्विड है तो लिक्विड से ड्राई में तब्दील ही तब होना है जब ये पॉलीमर बनेंगे। ये पॉलीमराइजेशन का अमल नहीं ना होगा तो बाइंडर लिक्विड से ड्राई स्टेट में तब्दील ही नहीं होगा। इसका मतलब है जितना केमिकल चेंज आ रहा है, ये जो पॉलीमर बनने का अमल आ रहा है, ये सारा बाइंडर के अंदर होगा। आपने ये चीज गौर करें ना कि पेंट के अंदर तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेंट के अंदर।
एक हमने कह दिया कि उसमें बाइंडर है, दूसरा हमने कह दिया उसमें सॉल्वेंट है, तीसरा हमने उसमें पिगमेंट कह दिया। अब इसका मतलब है सॉल्वेंट का काम तो सिर्फ इवेपोरेशन है या लिक्विडिटी प्रोवाइड करना ताकि आप पेंट अप्लाई कर सके। आप समझ लें कि उसकी हम विस्कोसिटी को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं ना। दूसरा केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो तो सारी बाइंडर की है। हम नाम भी उसी हिसाब से उसका पेंट का भी रख रहे हैं, इपॉक्सी पेंट ले आए, पॉलीयूरेथेन पेंट्स हैं, इस तरह। तो बाइंडर इंपॉर्टेंट है। फिर रह की बात पिगमेंट, तो पिगमेंट को तो वैसे ही हमने अभी आगे जाके पढ़ेंगे तो हमने उसे क्या दिया है कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हाल ही नहीं होते किसी में, वो जैसे सॉलिड है वैसे ही रहते हैं। समझ रहे बात, वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करते। तो जितना केमिकल रिएक्शन हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन या पॉलीमराइजेशन का जो अमल है दैट इज अकरिंग इन बाइंडर्स। वो बाइंडर में हो रहा है बेटा, और कहीं नहीं हो रहा। क्लियर है जी? इसको आप अपने तौर पे वैसे देख सकते हैं, मजीद इससे और ज्यादा क्या पढ़ना है, या पढ़ लें, इसकी रीडिंग कर लें, क्या कहते हैं? समझ आ गई है? अदनान आप बताओ, इसको आगे पढ़ें अपने तौर पे, अब आप मजीद देख लेंगे, कंसेप्ट मिल गया है, या इसको वर्ड बाय वर्ड रीड आउट कर दें? अदनान कैन यू हियर मी? माजिद? जी सर। माजिद बताओ, इसकी रीडिंग करनी है या बस आगे चलें? आपको कंसेप्ट मिल गए? सर रीडिंग कर लेते, मैं तो अभी आया हूँ सर। चलो जी, रीडिंग कर। ये आ गया हमारा, यहाँ से हमने रीडिंग करनी थी। इन द केस ऑफ मोस्ट पेंट्स द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉलीमर आर, ज्यादातर पेंट के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें अगर जो पॉलीमर बनते हैं वो किन किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, वो देखें। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। ये याद रखना है जी, 5 है सिर्फ। कितने हैं एलिमेंट्स? 5। इसके अलावा और कोई छठा कौन? 5 है। Although there are variations, the main 3 polymer type are linear branch and cross-linked. पॉलीमर 3 तरह के ही बनेंगे, चाहे जो मर्जी बाइंडर हो। पॉलीमर कितने तरह के बनेंगे? 3 तरह के। नंबर 1, लीनियर पॉलीमर। As the name implies, the atoms or the molecules which form the polymer, कोई जैसे नाम से पता चल रहा है कि एटम मॉलिक्यूल जो पॉलीमर बनाते हैं, ज्वाइन ऑन एट द एंड ऑफ स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर के एंड से आके जुड़ते हैं। एंड इन सो डूइंग सैचुरेट द स्ट्रक्चर, जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर को सैचुरेट कर रहे होते हैं। सैचुरेट और अनसैचुरेट क्या होता है ये भी सुन लें। कहते हैं अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो हम कहते हैं ये अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने, डबल या ट्रिपल ना हो, तो हम कहते हैं वो सैचुरेट है। और सादा लफ्जों में अगर हम बात करें एक लेमैन को समझने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि अनसैचुरेट जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो मजीद फर्दर केमिकल रिएक्शन, फर्दर केमिकल चेंज के हामिल होते हैं, वो कर सकते हैं। और जो सैचुरेट हो जाते हैं ना, वो मजीद कोई नया केमिकल समझ लें रिएक्शन नहीं कर सकते, वो पहले से सैचुरेट है, जिस फॉर्म में चले गए फिर बस वो वही रहते, वो मजीद किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते। तो वो ये बताना चाहते हैं कि जब लीनियर पॉलीमर बनते हैं ना, तो पहले तो वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के साथ आके जुड़ते हैं, जब जुड़ते हैं तो लीनियर पॉलीमर सैचुरेट होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में, हर यूनिट के दरमियान में, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप समझे ना, ये जो एक छोटा सा सर्कल बनाया है, ये एक यूनिट है, एक मॉलिक्यूल है, एक मर है, ठीक है। आप समझ लें ये एक है और एक जैसा ही है ना, देखे साइज शेप हर एतबार से ये दिखाने के लिए। अब ये पहला एक था, दूसरा आया इसके एंड से जुड़ा, जब आपस में जुड़े तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो सिंगल लाइन का मतलब होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल सैचुरेट है। वो क्या है? अगर ये लाइनें 2 होती या 3 होती तो फिर सैचुरेट नहीं होता, फिर वो अनसैचुरेट। जो सैचुरेट होते हैं वो फर्दर रिएक्शन में नहीं जाते, उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। जो अनसैचुरेट होते हैं वो केमिकल चेंज में जाते।
क्लियर है? तो यहाँ देखिए हर नया आने वाला एंड से जुड़ रहा है, और जैसे जुड़ रहा है तो वो सैचुरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? सैचुरेट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ द पॉलीमर इज आल्सो रेफर्ड टू एज द सॉल्यूशन पॉलीमर। इस तरह के पॉलीमर को, जो लीनियर पॉलीमर होता है, इसको सॉल्यूशन पॉलीमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन पॉलीमर। ईच शेप रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, कहते हैं हर शेप जैसे एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है। ज्वाइन टू द नेक्स्ट बाय अ सिंगल लाइन, और एक सिंगल लाइन से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। एन आयोनिक बॉन्ड, एन इलेक्ट्रॉन ज्वाइनिंग टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। और ये जो सिंगल लाइन है ना, ये बेसिकली या तो आयनिक बॉन्ड या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रही होती है। ये जो सिंगल लाइन है, ये दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन दे के लेके या म्यूचुअल शेयरिंग करके जो है ना वो बना रहे होते हैं। क्लियर है? जोड़, ये जो जोड़ बन रहा है, यहाँ से ये जुड़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल लाइन के साथ। द प्रोसेस डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। ये जो के सिंगल बॉन्ड बनना है, डबल बनना है, ट्रिपल बनना है, कहते हैं ये वाला जो प्रोसेस है ना, कि सैचुरेट होना है या अनसैचुरेट है, तो कहते हैं ये प्रॉपर्टी लिंक होती है कार्बन की प्रॉपर्टी के साथ। क्योंकि कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जितने भी बाइंडर होते हैं ना, ये हमारे बाइंडर, ऑर्गेनिक बाइंडर, ये सारे इसके अंदर कार्बन जो है वो रीढ़ की हड्डी है। जैसे आपकी वर्टिब्रल कॉलम में वो सी सी लिखा होता है ना, वो समझने वो सी सी क्या मोरे हैं आपके ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इस तरह ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन इनमें वो कार्बन बेसिक्स, जिस तरह आपके मोरे हैं इनके वो कार्बन है, तो कार्बन कार्बन सम्मेलन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्लियर है? द प्रोसेस डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर। ये कार्बन ही बेसिकली किसी भी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल का बैकबोन कंसीडर किया जाता है, या स्ट्रक्चर का बैकबोन कंसीडर किया जाता है। कार्बन कैन गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में प्रॉपर्टी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, एंड टेक इन इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, शेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकती है। आर ज्वाइन विद इटसेल्फ इन मैनी वेज, और इवन ये किसी दूसरे मालिक्यूल, यानी कार्बन में ये प्रॉपर्टी है कि ये किसी दूसरे मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे के भी उसके साथ पकड़ या बॉन्ड बना सकती है, जोड़ जुड़ सकती है, बॉन्ड बना सकती है, इलेक्ट्रॉन लेके भी बॉन्ड बना सकती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी बना सकती है, और इवन खुद एक दूसरे के साथ भी ये मुख्तलिफ तरीकों से जुड़ जाया करती है। यानी कार्बन मुख्तलिफ तरीकों से खुद के साथ भी जुड़ सकते हैं, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो भी जुड़े, तो कभी इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ते हैं, कभी लेके जुड़ते हैं, कभी म्यूचुअल शेयरिंग करके जुड़ते हैं। क्लियर है? जैसे कि ये देखें यहाँ पे एक नीचे और मिथेन सैचुरेटेड, इथेन सैचुरेटेड दिखाया, और इथाइलिन बताया इन्होंने जो कि अनसैचुरेटेड है। देखें यहाँ कार्बन के साथ देख रहे हैं, जो पहला मिथेन है उसमें कार्बन के साथ कहीं डबल बॉन्ड लिखा है, कोई दो लाइनें लगी हैं, सिर्फ एक लाइन लगी है ना, वो एक लाइन क्या शो करेगी? ये सैचुरेट है। ये क्या है? सैचुरेट। दूसरी तरफ देखें, जो इथेन सैचुरेटेड लिखा है उसमें भी दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, उनके साथ भी पूरी चेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी सैचुरेट है। लेकिन जो तीसरा यूनिट आप देखें जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, दो लाइनें लगी हैं, वो डबल बॉन्ड ये शो करेगा कि ये अनसैचुरेट है, ये अनसैचुरेट। जब ये अनसैचुरेट आपस में मिलते हैं ना और मिलकर चेन बनती है, तो फिर वो अनसैचुरेट से फिर सैचुरेशन की तरफ जाती है। और ये अगर अनसैचुरेट है, जब तक ये अनसैचुरेट है ये जुड़ते चले जाते हैं, जैसे सैचुरेट होते हैं जुड़ना बंद हो, समझ बात? अब एक और, द इथाइलिन और इथाइन मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज बीइंग अनसैचुरेटेड। इथाइलिन या ये जो ऊपर मैंने अभी दिखाया आपको, कार्बन कार्बन के दरमियान, इसे अनसैचुरेटेड कह रहे हैं। द टू कार्बन आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, हेंस लीविंग पोटेंशियल फॉर द स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल और रेडिकल। अब यहाँ पे एक और मिसाल दे दीजिए 4.2 की। यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक सिंगल लाइन है और दूसरी एक डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं। जो सिंगल लाइन है ना, ये सिंगल लाइन तो वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही है, और जो आपको ये डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं ना, ये वीक बॉन्ड होता है। इसे सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन शो की गई है, अब ये जो डॉटेड लाइन आपको शो की गई है, देखिए एक, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन इनके साथ जो डॉटेड लाइन शेयर की गई है, ये क्या है?
ये सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? यानी इसका मतलब है ये जो भी स्ट्रक्चर हमारे सामने इथाइलिन का रखा गया, इस इथाइलिन के मॉलिक्यूल 4 रखे गए, चारों मॉलिक्यूल इथाइलिन के, और चारों में क्या है कि कार्बन और कार्बन आपस में एक मजबूत बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड पर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये आपस में जुड़ेंगे ना, तो इनके जो दोनों के वीक वीक बॉन्ड है, वो वीक वीक दरमियान में आके जुड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग में तब्दील होंगे। समझ रहे बात? देखें, the above figure represents ethylene molecule close together। कहते यहाँ से इथाइलिन मॉलिक्यूल दिखाया गया, हर एक ये जो 4 आप सर्कल नजर आ उसके अंदर फार्मूले लिखे हैं, ये इथाइलिन के लिखे हैं। कहते हैं ये एक दूसरे के करीब आते हैं। तो फिर द डॉटेड लाइन बीइंग द वीकर बॉन्ड, जो डॉटेड लाइन लिखी हुई है ना, ये वीकर बॉन्ड है, ये सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड भी बोलते हैं। एंड दिस बीइंग द वन दैट जॉइन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये जो सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड है, इनकी वजह से ये एक दूसरे के साथ फिर जुड़ते हैं, और इनके आपस में जो डॉटेड लाइन है वो खत्म होकर ये जब दरमियान में जुड़ेंगे तो वहां पे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में तब्दील हो जाएंगे। ये देखिए जैसे नीचे स्ट्रक्चर में बताया गया, तो वो डॉटेड लाइन खत्म होके इन दोनों को आपस में जुड़ी है, वो जो वीक बॉन्ड थे वो आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में तब्दील हो गए। क्लियर है? यानी नेक्स्ट कैसे बनाएंगे। उसके बाद क्या है, दिस गिव्स सैचुरेशन। जब ये ऐसा काम हो गया, अब हर जगह पे आपको सिंगल लाइन ही नजर आ रही है, चाहे वो कार्बन कार्बन के दरमियान में हो, चाहे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में हो, सिंगल लाइन में। जब ये सिंगल लाइन एग्जिस्ट कर रही है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मजबूत बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर ये सैचुरेटेड पॉलीमर, ये पॉलीमर क्या है? सैचुरेटेड पॉलीमर है। क्लियर है बात? Saturation throughout the polymer, no activity point, यानी polyethylene polymer depending upon the density vary from 25 to 35,000 molecules। कहते हैं मॉलिक्यूल चेन कितनी लंबी हो सकती है, कहते हैं 25 से 35,000 मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाए, तो यही पैटर्न होगा। एंड बोथ एंड्स आर क्लोज्ड अप विद दी, जब ये पॉलीमर कंप्लीट हो जाता है तो दोनों जो एंड्स हैं अब वो क्लोज होने चाहिए, दोनों एंड्स क्लोज होने चाहिए। वहां पे क्लोज कैसे होते हैं, दोनों एंड्स पे आके हाइड्रोजन एटम जो है वो आके सिंगल लाइन के साथ जुड़ जाते हैं, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं। तो दोनों एंड्स कहते हैं कहाँ क्लोज होते हैं, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ जी? हाइड्रोजन। और मजे की बात है वो हाइड्रोजन सिंगल के। लाइन लगा के अगर आप हाइड्रोजन ना भी लिखें तो वो ये अंडरस्टूड होता है कि ये हाइड्रोजन ही है, लिख दें तो तब भी हाइड्रोजन है, ना लिखें तब भी हाइड्रोजन है। जहाँ पे पॉलीमर एंड हो रहा है वहां पे दोनों एंड्स पे हाइड्रोजन अवेलेबल होती है। So it can be seen that linear polymer once formed cannot react with anything to chemical produce another compound, and until destruction will maintain the same structure and the properties। कहते हैं आप देखें जब ये सैचुरेट हो जाते हैं ना और लीनियर पॉलीमर बन जाते हैं, तो फिर आप देख रहे हैं इनमें पहले सैचुरेट है, ये मजीद किसी और केमिकल चेंज में जाते ही नहीं। जब ये केमिकल चेंज में गए ही नहीं, लीनियर पॉलीमर ही रहे, लीनियर ही थे, लीनियर ही रहे। समझ रहे बात? कोई नियम चेंज नहीं आया इनके, कोई समझने केमिकल फार्मूले में भी चेंज नहीं है, कोई नई चीज भी नहीं करे। क्लियर होगी बात? इसलिए ये जो मटेरियल होते हैं ना, इनको जो लीनियर पॉलीमर के तहत बाइंडर, लीनियर पॉलीमर के तहत प्योर होते हैं या लिक्विड से ड्राई में तब्दील होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक है। ये क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक के लिए 3 नाम, 3 टर्म्स एक ही तरह के मटेरियल के लिए यूज होते हैं। जो चीज थर्मोप्लास्टिक होती है ना, याद रखें, वो नॉन कन्वर्टिबल और रिवर्सिबल होती है। ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक है वो क्या होती है? नॉन कन्वर्टिबल और रिवर्सिबल। तो इसमें भी यही लिखा है कि लीनियर पॉलीमर इज अ नॉन कन्वर्टिबल और रिवर्सिबल मटेरियल एंड आल्सो थर्मोप्लास्टिक। From the binder type, the linear polymer are acrylic, vinyl, chlorinated rubber, asphalt, coal tar, and cellulosic resin. These lines are very important. ये जो लाइंस है ना, ये जो मैंने अभी हाईलाइट कर दी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है जी। इन तीनों में से आपने सिंपल लिखना है, देखना क्या है कि जो कौन से बाइंडर हैं जिनमें लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है, और वो जो बाइंडर है क्या वो रिवर्सिबल हैं, कन्वर्टिबल हैं, या क्या है वो। इस तरह का ऑप्शन आया था कि थर्मोप्लास्टिक है क्या है। ये इसकी प्रॉपर्टी याद रखें
कि जो चीज थर्मोप्लास्टिक है वो नॉन कन्वर्टिबल और रिवर्सिबल होती है एक, और दूसरा कौन कौन से बाइंडर है जो लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, जिनमें एक्राइलिक है, विनाइल है, क्लोरीनेटेड रबड़ है, asphalt है, कोल टार है, सेलुलोजिक रेजन है। ये ना बेटा, ये रटा लगा देना, उसके बाद आगे आ जाएंगे। सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा, ये लास्ट वाली लाइन। मैंने बेटा ये कहा कि लीनियर पॉलीमर जो बनते हैं, जी ये लीनियर पॉलीमर किस किस्म के बाइंडर के अंदर होते हैं, वो उनके नाम पहले याद रखें कि वो नाम कौन से हैं। एक्राइलिक हैं, विनाइल हैं, क्लोरीनेटेड रबड़ हैं, असफाल्ट है, कोल टार है, और सेलुलोजिक रेजन। क्लियर है? अगर वो क्वेश्चन इस तरह आ सकता जी है सर। कि एक बाइंडर है, वो नाम दे दिया, या ये बता दिया कि कौन सा ऐसा है जो लीनियर पॉलीमर बनाता है, नीचे मुख्तलिफ बाइंडर्स के नेम दे दिए, उनमें से आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट दिया होगा, उसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है? अगर लीनियर पॉलीमर का लफ्ज नहीं लिखता तो वो ये पूछ लेगा कि अच्छा कौन सा बाइंडर नॉन कन्वर्टिबल है। ठीक है, तो इनमें से ही एक सिलेक्ट करना है। चाहे वो ये पूछ लेता है कौन सा बाइंडर रिवर्सिबल है, ठीक है, तो फिर भी आपने इनमें से ये एक सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो लीनियर होता है थर्मोप्लास्टिक भी होता है, नॉन कन्वर्टिबल भी होता है, और रिवर्सिबल भी होता है। एक ही चीज के चारों प्रॉपर्टीज जो है ना, वो उसी एक ही चीज पे जो डिपेंड। नॉन जो नॉन कन्वर्टेबल है वो रिवर्सेबल भी होगा। जी, अच्छा। ठीक है। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, ब्राइन पॉलीमर। ब्राइन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन विद द डबल बॉन्ड्स अवेलेबल। कहते हैं ब्राइन पॉलीमर तब बनते हैं जब जैसे कार्बन कार्बन में की स्ट्रिंग के अंदर या कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड अवेलेबल हो ना, वहां पे आके ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मिलकर पॉलीमर जो बनाता है, उससे हम कहते हैं ये ब्राइन पॉलीमर। क्या है ये? ब्राइन पॉलीमर। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कहते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन एक तो एटमॉस्फेयर से भी आती है, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, और ऑक्सीजन बड़ी रिएक्टिव है, खुद से बड़ी रिएक्टिव है, कंबाइन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल ऑयल। और ज्यादातर तो ये उसके साथ जो नेचुरल ऑयल और नेचुरल रेजन्स है ना, जो बाइंडर, उनमें भी ऑक्सीजन जो है वो फैटी एसिड एस्टर ग्रुप की सूरत में मौजूद होती है। समझ रहे बात? फैटी एसिड एस्टर वर्क, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। कहते हैं ये जो है फैटी एसिड एस्टर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, इस सूरत में ऑक्सीजन रेजन के अंदर, बाइंडर के अंदर भी मौजूद होती है, और यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है। क्लियर है? हमने ये कहा, देखो अभी तक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, इन दो बातों में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पहली बात हमने कहा कि जनाब यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा ना, वहां पे आके ऑक्सीजन जुड़ेगी, वहां पे जब ऑक्सीजन आके जुड़ेगी तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या कहते एक्सप्लोजन हैं? होगा। ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरी बात हमने कहा कि ऑक्सीजन होती आएगी कहाँ से? कहते हैं पहली बात ये है कि ऑक्सीजन कुछ एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वहां से आती है, और बड़ी रिएक्टिव होती है हमेशा ऑक्सीजन। और दूसरी ऑक्सीजन कहाँ पे है? जो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ना आपस में, उनके अंदर भी फैटी एसिड एस्टर ग्रुप की सूरत में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। फंक्शनल ग्रुप क्या नाम है उसका? फैटी एसिड एस्टर ग्रुप। इसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। क्लियर है ये बात? Double जी bonds in these fatty acid chain are not at the end of the cell। और ये जो फैटी एसिड एसिड है ना, कहते हैं ये चेन के एंड पे नहीं होते। ये जो फैटी एसिड एसिड ग्रुप के जो डबल इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, वो कहाँ होते हैं? चेन के एंड पे नहीं होते, हमने कहा मिडल में होते हैं, इसलिए तो ब्रांच बन रही है। ठीक है? बट इन द मिडल में होते हैं। सो मैनी कॉम्बिनेशन डजंट अकर लेंथ वेज टू इलोंगेट द चेन। यही वजह है कि अगर एंड एंड से जुड़ता है तो चेन तो लंबी होती जाती है और एक ही एक्सिस के अलोंग जुड़ती ना। लेकिन क्या होता है कि चूंकि दरमियान में अवेलेबल है डबल बॉन्ड, दरमियान में फैटी एसिड एसिड ग्रुप वाला जो मॉलिक्यूल है उसके डबल बॉन्ड दरमियान में अवेलेबल है, इसलिए जब भी कोई नया मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा तो वो दरमियान में जुड़ेगा, तो चेन लंबी नहीं होगी बल्कि ब्रांचेस निकलेंगी। बल्कि क्या निकलेंगी? ब्रांचेस निकलेंगी। Because of the abundance of the reaction
या रिएक्टिव ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे कसीर मिकदार में हवा में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ब्रांचिंग कैरीज ऑन। तो फिर ये जो ब्रांचिंग ब्रांच पॉलीमर बनने का अमल है ना, ये जारी और सारी रहता है। एंड ऑन ओवर सेवरल ईयर्स, कई साल लग जाते हैं, ये अमल चलता रहता है। इवेंचुअली द मैट्रिक्स बिकम द क्रॉस लिंक, और एंड पे क्या होता है कि जब ये कई साल पहले ऑक्सीडेशन होती रहती है, जब तक मटेरियल अवेलेबल है, बाइंडर अवेलेबल है, उसकी ऑक्सीडेशन होती रहेगी। और फिर एक वक्त आता है कि यही ऑक्सीडेशन जो है उसी मटेरियल की, यही चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है, हर तरफ चारों तरफ से अवेलेबल है, तो यही ब्रांच पॉलीमर फिर क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन में तब्दील होना शुरू होता है। फिर जब वो क्रॉस लिंक में तब्दील होते हैं, फिर उसके बाद में ये ब्रिटल होते हैं, खुश्क हो जाते हैं बिल्कुल, और खुश्क होकर दरारें इनमें बनती हैं, छिलके बन के उतर जाता है पेड़, इतनी देर में वो अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं। ये एक पूरा साइकिल है उसकी लाइफ। ठीक है। बाइंडर्स विच फॉल अंडर दिस कैटेगरी, जो बाइंडर इस कैटेगरी में आते हैं जी, वो कौन से हैं? नेचुरल ऑयल, नेचुरल रेजन्स, ये अब इंपॉर्टेंट है इसमें, जो याद आपने रखना है। नेचुरल ऑयल, नेचुरल रेजन्स, एल्किड और फिनोलिक्स। ठीक है बेटा, ये। और जो आपने पीछे पढ़ा था ना कि लीनियर पॉलीमर जो बने थे, उनमें हमने कहा था वो थर्मोप्लास्टिक है। ये जो जिसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन हो गया, अब वो मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन होने के बाद कन्वर्ट हो गया नए मॉलिक्यूल में। समझे बात? जब कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ये कन्वर्टिबल है, ये नॉन कन्वर्टिबल नहीं है। और जो चीज कन्वर्ट हो गई है ना केमिकली, वो कभी रिवर्स नहीं होती, इसलिए ये नॉन रिवर्सिबल है। क्लियर है? तो इस ऐसे मटेरियल को थर्मोसेटिंग भी बोलते हैं। तो जो चीज आपने लीनियर पॉलीमर के लिए पढ़ी, उसका उलट जो है ना, वो ब्राइन पॉलीमर वाले बाइंडर्स के लिए होता है। क्लियर है? यानी वो थर्मोप्लास्टिक है लीनियर पॉलीमर, तो ब्राइन पॉलीमर वाला जो मटेरियल है, ये बाइंडर्स है, ये थर्मोसेटिंग है। ठीक है। वो नॉन कन्वर्टिबल है तो ये कन्वर्टिबल है, वो रिवर्सिबल है तो ये नॉन रिवर्सिबल। ठीक होगी बात? ये कंफ्यूजन क्लियर है? ओके। By combining with another element and chemically reacting to the form another compound, these materials become non-reversible or convertible coatings and thermosetting. ठीक है जी। ये देखें, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में आपको डबल बॉन्ड भी नजर आ रहे हैं, और ये फैटी एसिड एस्टर ग्रुप COOH, फैटी एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसे बोलते हैं COOH को। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो। ठीक है वो। और जहां पे हमने कहा कि देखिए डबल बॉन्ड जहां आपको मिलेगा, वो हमेशा इसके सेंटर में मिलेगा चीज, तो सेंटर से आगे वो जुड़ेगा। ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, इतनी केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जो हाईलाइट कर दिया ना, ये चीजें यहाँ से, ये वाली इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखें इसमें, जो पहले हमने हाईलाइट किया और ये किया। ठीक है। उसके बाद में क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, पहले भी बड़ी डिस्कशन होगी, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं जी डिमांड के ऊपर। क्रॉस लिंकिंग और केमिकल क्योरिंग इज अ 3 डायमेंशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। क्रॉस लिंकिंग या केमिकल क्योरिंग जो होता है ना, कहते हैं, अब यहाँ से ये भी पता चल गया, केमिकल क्योरिंग भी आगे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, जब ये जो लिक्विड से ड्राई फिल्म में तब्दील होता है ना, तो केमिकल तो बांधे होते हैं, लेकिन इसे हम मैकेनिज्म बोलते हैं। 4 मैकेनिज्म है, आगे क्योरिंग मैकेनिज्म बोलते हैं उनको, वो 4 चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें एक टर्म केमिकल क्योरिंग भी यूज होगी। तो बहरहाल क्रॉस लिंकिंग या केमिकल क्योरिंग इज अ 3 डायमेंशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। देखिए क्रॉस लिंकिंग क्या है? क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर तभी बनते हैं, या पॉलीमराइजेशन ऐसी पॉलीमराइजेशन है जिसमें पॉलीमर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तीनों डायमेंशनल पॉलीमर्स जो हैं वो बने। ठीक है ना? which occur fairly rapidly using only components providing in the canes। और ये मोस्टली ये जो क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन है, मोस्टली तब भी हो जाती है कुछ ऐसे समझ लें पेंट्स के अंदर, कि अगर आप जैसे मैन्युफैक्चरर ने पेंट बनाया, बनाने के बाद उसने उसको केन में बंद करके सेल के लिए पेश करना है ना, तो केन में बंद करते हुए, जब वो बंद करता है तो केन में बंद करते हुए ऑक्सीजन की कुछ मिकदार उसके अंदर इंट्रैप हो जाती है। ढक्कन लगाने से पहले जब ढक्कन लगाया तो कुछ ऑक्सीजन अंदर
एनट्रैप हो गई, लेकिन वो जो ऑक्सीजन है वो जो कि अब अवेलेबल है, अब वो ऑक्सीजन बस जितनी मिकदार में अवेलेबल है, पेंट के जो मालिक्यूल ऊपर ऊपर सतह पे मौजूद है ना उस केन की, वो ऊपर वाले मालिक्यूल जो है वो फौरन उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और क्रॉस लिंक पॉलीमर बना के कन्वर्ट हो जाते हैं। और अक्सर आप जब पेंट को खोलते हैं ना, जब आपके पास आता है तो उसके ऊपर एक स्किन बनी होती है जो प्योर हुई होती है, पेंट यानी खुश्क हो चुका होता है, स्किन एक पतली सी बन चुकी है, वो स्किन मोटी सी बन चुकी है पेंट। अब इससे बचने के लिए हम अदर एडिटिव डालेंगे, एंटी स्किनिंग एजेंट से आगे जाके पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो हम मैन्युफैक्चरर डाल देते हैं एंटी स्किनिंग एजेंट, ताकि जो ऑक्सीजन अगर जब पैकिंग हो रही है ऑक्सीजन ट्रैप भी हो जाए तो वो ऑक्सीजन को जो है ना वो रिएक्ट ना करे। एंटी स्किनिंग एजेंट्स क्या डालते हैं? एंटी स्किनिंग एजेंट्स। So because the components are in a calculated amount, the cross-link stops when all the available bonds are occupied. क्योंकि अब ज्यादातर ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं होती, जितनी वो केन जब ढक्कन लगाया तो जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी बस उतनी से क्रॉस लिंक पॉलीमर बन जाते हैं, आगे स्टॉप हो जाता है क्योंकि मजीद ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। अगर होती उसको खोल दे तो बात क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट ही रहेगी। समझ बात? Some urethane fully cure in 16 hours. जो यूरिथेन्स हैं कुछ ऐसे हैं जो 16 घंटे में क्योर हो जाते हैं, और कुछ इपॉक्सी ऐसे हैं जो 3 दिन में क्योर हो जाते हैं, ये खुश्क हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 7 दिन में भी होते हैं। ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर कितना। ठीक है, ये उनकी क्योरिंग टाइम को डिफाइन कर दिया उसने। लो जी, नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑयल। एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के अंदर आती है कि वो ऑयल का नाम सुनते ही ना उनके जहन में आ जाता है कि शायद ऑयल या वो सॉल्वेंट। ऑयल सॉल्वेंट्स नहीं है, ऑयल भी बाइंडर है। आपने नेचुरल ऑयल पढ़ा है ना? नेचुरल ऑयल क्या है? बाइंडर ही है, वो तो सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या था? सिर्फ वही वाटर, वही एरोमेटिक, वही एलिफेटिक, वही कीटोन्स, इनके अलावा और सॉल्वेंट नहीं है जो पेन इंडस्ट्री में यूज है। ठीक है, ऑयल क्या है फिर? बाइंडर है, लेकिन इस बाइंडर को अकेले तौर पेंट में बाइंडर के तौर पर यूज नहीं करते, क्योंकि ऑयल आपको पता है जल्दी खुश्क नहीं होते, लेट खुश्क होते हैं, स्लो ड्राइंग होते हैं। तो जो बाइंडर है, दूसरा रेजन है, बाइंडर है, वो जल्दी ड्राई होते हैं। एक जो बड़ी जल्दी ड्राई होते हैं और एक जो बहुत स्लो ड्राई होते हैं, तो दोनों को मिला के यूज कर लेते हैं, दोनों को मिला के यूज कर ले जाता है अपने जितनी हमें प्रॉपर्टी चाहिए, जितना टाइम चाहिए, जो जिन प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको मिलाया जाता है। क्लियर है? नेचुरल ऑयल जी, नेचुरल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड ऑफ अ प्लांट। ये जो नेचुरल ऑयल है ये कहाँ से आता है? कि प्लांट के जो सीड है, बीज है, वहां से हम नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। और इनकी मिसालें क्या हो सकती है नेचुरल ऑयल की? ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये भी एमसीक्यू आता है कि जी बताएं इनमें से कौन सा नेचुरल ऑयल है। तो लिंसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोया ऑयल और टंग ऑयल, ये याद रखें, ये नेचुरल ऑयल है। इन ऑर्डर टू बी यूजेबल एज अ पेंट binder, the oil must be or type of that will combine with the oxygen, यानी it must be unsaturated। कहते हैं याद रखें, वो ऑयल नेचुरल ऑयल में से नेचुरल ऑयल सिर्फ वो बाइंडर के तौर पर पेड़ में इस्तेमाल होगा जो अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड होगा तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के काबिल होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी ऑयल यूज किए जाते हैं पेंट के अंदर वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाते, सॉलिडिफाई नहीं हो पाते। यही बात इधर लिखी, अ सैचुरेटेड ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बाइंडर। सैचुरेटेड ऑयल को बाइंडर के तौर पर यूज नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड ऑयल जो है वो बाइंडर के तौर पर यूज हो सकते हैं। अब जो सैचुरेटेड है क्यों नहीं यूज कर सकते? कहते हैं इट विल नॉट सॉलिडिफाई बाय पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म अ फिल्म। इसमें पॉलीमराइजेशन के जरिए ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में तब्दील ही नहीं होती, सॉलिड कोटिंग जो है वो सॉलिडिफाई ही नहीं होती। तो मेरे बात, इस वजह से इसको नहीं यूज कर सकते, जो सैचुरेटेड ऑयल्स है उनको नहीं यूज कर सकते। Therefore oils can be divided into 3 groups। अब सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड और इस हवाले से अगर देखा जाए तो कहते हैं हम ऑयल्स जो है ना उनको 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, पॉलीमराइज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उस हवाले से। पहला क्या है जी? ड्राइंग ऑयल्स है।
दूसरा सेमी ड्राइंग ऑयल्स है और तीसरा नॉन ड्राइंग ऑयल्स है। हमारे जो ड्राइंग ऑयल्स हैं ये क्या है, कहते हैं ना, ये जो ड्राइंग ऑयल्स हैं और ऑयल विच हैव 3 सेट ऑफ डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड है लेकिन उसके कितने सेट हैं, 3 सेट ऑफ डबल बॉन्ड अलोंग द कार्बन बैकबोन, यानी उसका पूरा मॉलिक्यूल देखें तो कार्बन बैकबोन में 3 सेट ऑफ डबल बॉन्ड है, और यानी इसका मतलब है वो जबरदस्त किस्म के अनसैचुरेटेड है। अब वो 3 सेट ऑफ डबल बॉन्ड है तो जहां जहां डबल बॉन्ड अवेलेबल है वहां ऑक्सीजन के साथ वो तेजी के साथ रिएक्शन करके जल्दी खुश्क हो जाएंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं ड्राइंग ऑयल्स के। ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर, एम्बिएंट टेम्परेचर वहां आपका जो रूम टेम्परेचर होता है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर पर ये जो बाइंडर्स या ऑयल्स होते हैं जिनमें 3 सेट ऑफ डबल बॉन्ड है, वो जल्दी से हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं, इसलिए इनको ड्राइंग ऑयल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑयल्स। उसके बाद है दूसरा सेमी ड्राइंग ऑयल्स। ये 3 की बजाय ना अगर 2 सेट ऑफ डबल बॉन्ड हो या सिंगल सेट ऑफ डबल बॉन्ड हो तो वो सेमी ड्राइंग ऑयल है। फर्क क्या है, नंबर 1, जो ड्राइंग ऑयल्स है जिनमें 3 सेट ऑफ डबल बॉन्ड है, वो आम जो रूम टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर उस पर खुद ब खुद ही ऑक्सीडेशन का शिकार होते हैं, खुद ब खुद ही वो अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो सेमी ड्राइंग ऑयल होते हैं ना, इनमें 2 सेट या सिंगल सेट ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, ये खुद ब खुद हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ एम्बिएंट टेम्परेचर पर रिएक्शन पे नहीं जाते, हमें यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, वो कोई ना कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है इसका रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, है ना। कुछ चीज एक तो ना जैसे गाड़ी खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाए ना, ऐसे पुश बटन दबाया तो स्टार्ट होगी, और एक जितना मर्जी बटन दबा रहे हैं वो स्टार्ट नहीं हो रही, फिर धक्का लगाना पड़ता है, तो ये समझ लें ये धक्का स्टार्ट है सेमी ड्राइंग ऑयल से, क्लियर है। इसके लिए कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रमोट करते हैं। Semi drying oils have 1 or 2 set of double bond and may need heat addition, इसमें heat addition यानी हीट बढ़ाकर एंड सम अदर कैटालिस्ट या कुछ कैटालिस्ट डाल दिए जाते हैं जो ऑक्सीजन ज्यादा मुहैया करते हैं, जिससे फिर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा नॉन ड्राइंग ऑयल, जो कि हमने कहा सैचुरेटेड होते हैं। ये नॉन ड्राइंग ऑयल्स विल नॉट ऑक्सीडाइज, ये सैचुरेटेड होते हैं, ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होते, ये इसलिए फिर इनको बतौर बाइंडर पेंट में नहीं लिया जा सकता। इंस्टेड दीज आर यूज एज अ प्लास्टिसाइजर। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि ये बिल्कुल ही यूजलेस नहीं है, नकारा बिल्कुल ही नहीं है, इनकी मदद से प्लास्टिसाइजर्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, प्लास्टिसाइजर्स, और वो फिर प्लास्टिसाइजर्स को रेजन के अंदर बाइंडर के अंदर डाला जाता है ताकि उस बाइंडर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। पेंट जो है, पेंट फिल्म हम कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी हो, जितने अच्छे प्लास्टिसाइजर्स आप डालते हैं ना उसमें फ्लेक्सिबल होती है, और ये प्लास्टिसाइजर्स बनाने के लिए या वो सैचुरेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है या नॉन ड्राइंग ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, although linseed oil and tongue oil used to be referred to be as a rapid drying oil, ये जो linseed oil और टंग ऑयल है ये रैपिड यानी ड्राइंग ऑयल है, ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर बड़ी तेजी से ऑक्सीडेशन का शिकार होते हैं। एंड द टर्म रैपिड वाज कंपेयर्ड टू सम अदर ऑयल्स, और ये रैपिड इसलिए कहा गया कि दूसरे ऑयल के इसको जल्दी क्योर होते हैं, इसको रैपिड इस वजह से सिर्फ, यानी एक ऑयल को दूसरे ऑयल की प्रॉपर्टी से कंपेयर करके बताया गया कि ये ज्यादा रैपिडली यानी जल्दी ऑक्सीडेशन करते हैं, जल्दी क्योर होते हैं। कौन से, टंग ऑयल और linseed oil, and in fact it could be many weeks before a reasonably resilient film was formed. So treated natural resins have the exact opposite property, और जो नेचुरल रेजन्स होते हैं वो ऑयल स्लो ड्राइंग है, मैंने पहले भी कहा, तो रेजन्स जो है वो नेचुरल रेजन्स वो इसके ऑपोजिट रिएक्शन मतलब प्रॉपर्टी रखते हैं, तो वो जल्दी फास्ट ड्राइंग होते हैं, इसलिए फिर हम क्या करते हैं ऑयल और रेजन दोनों को आपस में मिक्स करके यूज करते हैं। और मजे की बात, इसके मिक्सचर को, ऑयल और रेजिन के मिक्सचर को ओलियो रेजिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलियो रेजिनस। अच्छा, अब आप इसकी मिक्सिंग के एतबार से भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं ना जी, कि आपने कितने परसेंट इसमें ऑयल डाला और कितनी परसेंट इसमें रेजिन डाला, इस एतबार से इसकी मॉडिफिकेशन प्रॉपर्टी जो है ना वो 3 है।
नंबर 1 लॉन्ग ऑयल पेंट, जिसमें तकरीबन 60% से ज्यादा ऑयल होता है और बाकी 40% या 40% से कम जो है वो रेजन होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आएगा। इनको आप लॉन्ग ऑयल पेंट बोलते हैं। उसके बाद में इलास्टिक है, स्लो ड्राइंग प्रॉपर्टीज, सूटेबल फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस एंड डेकोरेटिव मटेरियल के तौर पर लॉन्ग ऑयल पेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है मीडियम ऑयल पेंट्स हैं। मीडियम ऑयल पेंट्स में 45 से 60% ऑयल होता है, बाकी रेजन होते हैं और फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर शॉर्ट ऑयल पेंट्स है, तो इसमें ऑयल 45% होते हैं और बाकी जो है इसमें सारे रेजन होते हैं। 55% समझ लें रेजन होते हैं। ये फास्ट ड्राइंग है, क्योंकि रेजन जितना बढ़ता जाएगा ना ड्राइंग उतनी जल्दी होती है। ऑयल कम होता जाएगा और रेजन बढ़ता जाएगा, ड्राइंग जल्दी होती जाएगी। अगर ऑयल की मिकदार ज्यादा होती जाएगी और रेजन कम होता जाएगा तो स्लो ड्राइंग होती जाएगी। इस बुनियाद पे इन्होंने इसको 3 टाइप्स दिए थे। ये नेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी हिस्सा पोर्शन शुरू हो गया, जहां से फिर से कुछ अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं, वो आपके पिगमेंट्स और अदर एडिटिव्स का पोर्शन है। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स हैव मैनी प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पिगमेंट्स की बहुत सारी खुसूसियात हैं जी। दे आर ड्राइव फ्रॉम मैनी सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से हम पिगमेंट्स लेते हैं। मैन्युफैक्चर पिगमेंट्स लेता है, एनिमल से भी लेता है, वेजिटेबल से भी लेता है, मिनरल से भी लेता है और मसनूई तौर पर भी बनाया जाता है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस भी होते हैं एंड कैन बी इन अ वाइड वैरायटी ऑफ पार्टिकल साइज एंड शेप। और ये जो पिगमेंट्स हैं इनकी साइज, इनका शेप वो भी डिफर हो सकता है, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, शेप भी डिफरेंट हो सकती है। तो पिगमेंट्स यूज इन अ पेंट मस्ट रिमेन एज सॉलिड। पिगमेंट जो पेंट में यूज किए जाते हैं ना, वो जो सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहते हैं। किसके अंदर? व्हीकल के अंदर। व्हीकल किसे हमने कहा था? हमने कहा था बाइंडर प्लस सॉल्वेंट दोनों आपस में जो उनका सोल्यूशन बन जाता है उसको हमने व्हीकल कहा था। तो पेंट के इस व्हीकल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, डे फर्स्ट हो चाहे डे एंड हो, वो सॉलिड के सॉलिड ही रहे, वो नॉन सॉल्युबल हो, सॉलिड पार्टिकल्स जो नॉन सॉल्युबल हो इसके अंदर व्हीकल के अंदर, उनको हम पिगमेंट कहेंगे। याद रखिए, अगर सॉल्युबल है, अगर डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो पिगमेंट नहीं है, फिर वो डाई कहलाएंगे। पिगमेंट नहीं कहलाएंगे बल्कि क्या कहलाएंगे? डाई कहलाएंगे। ये चीज है। कहते हैं जी इफ अ सॉल्वेंट इज यूज्ड एंड नॉट डिसॉल्व, इफ इट डिसॉल्व इट इज नोन एज डाई। अगर ये डिसॉल्व हो गए तो डाई कहलाएंगे, नॉट अ पिगमेंट। फिर इन्हें पिगमेंट नहीं कहेंगे। अगर डिसॉल्व नहीं हुए तो पिगमेंट है। व्हीकल के अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल, अगर ये तो डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं तो डाई है, और डिसॉल्व नहीं होते तो पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट। क्लियर? पिगमेंट पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट टू द पेंट फिल्म। अब हमारे जहन में आता है कि जी यार ये जो पिगमेंट्स हैं ये पेंट में क्या रोल फिर अदा करता है? अगर ये सॉलिड है, सॉलिड रहता है, किसी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा भी नहीं बनते, तो फिर इनका काम क्या है पेंट फिल्म के अंदर? तो सुने, सबसे पहला पेंट फिल्म क्या है? स्ट्रेंथ कोहेसिवली। ये अच्छी पायदारी देते हैं ये पिगमेंट्स। इट्स अब्रेशन रेजिस्टेंस, रगड़ का निशान वगैरह जो है ना नहीं पड़ने देती कोटिंग के ऊपर, वो भी पिगमेंट्स काम करते हैं। ये काम बाइंडर भी करते हैं, ये भी पिगमेंट्स भी करते हैं। पायदारी भी देते हैं। सबसे अहम काम जो है वो ओपेसिटी देते हैं। क्या देते हैं? ओपेसिटी देते हैं। अब ये जो ओपेसिटी है ये क्या है? ओपेसिटी कहते हैं कि अंडरलाइंग सरफेस को हाइड कर देना। आपने हमने पढ़ा ना कि हर मटेरियल वो मटेरियल पेंट कहलाएगा जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज करेगा। एक्सटर्नल अपीयरेंस तभी चेंज होगी ना जब अंडरलाइंग सरफेस हाइड हो जाएगी। आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप सीमेंटेड वॉल ही देख लें, ग्रे स्ट्रक्चर होता है, ऊपर पेंट कर दें तो वो वॉल हमें ग्रे दिखती ही नहीं है। वो जो आप उसे कलर दे देते हैं वो उसी कलर की नजर आती है। नीचे कैसी सरफेस है कैसी नहीं नजर ही नहीं आती। क्या ये जो चीजें नजर नहीं आई उस पेंट ने, पेंट में क्या चीज थी? ओपेक पिगमेंट्स से बेसिकली जिन्होंने ओपेसिटी दी है। क्या दी है? ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है? ये एबिलिटी होती है कि किसी अंडरलाइंग सरफेस को हाइड कर देना। तो ये जो पिगमेंट्स है ये ओपेसिटी देते हैं। एंड इन सम केसेस इम्परमिएबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू यूवी लाइट्स। और कुछ केसेस के अंदर यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी रेजिस्टेंस मुहैया करते हैं। सब पिगमेंट पार्टिकल्स आर स्मॉल। अब साइज की बात करें कि पिगमेंट का साइज जो है वो
छोटा बड़ा हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूलेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पेंट की वो मैन्युफैक्चरर एडजस्ट करता है। तो कम से कम अगर हम देखें तो पिगमेंट का साइज कितना हो सकता है, 1/10 माइक्रोन, 1 माइक्रोन का 10वां हिस्सा तक भी हो सकते हैं। So pigments can be subdivided into groups according to the main function they perform in a paint. अब पेंट के अंदर पिगमेंट जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनकी बुनियाद पे, काम की बुनियाद पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन की है। तो पहली जो क्लास है दैट इज रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट, इसको एंटी क्रॉसिव पिगमेंट भी बोलते हैं। ये क्या है, रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट या एंटी क्रॉसिव, नाम से पता चल रहा है रस्ट इनहिबिटिव, रस्ट को रोकने वाले पिगमेंट्स है। एंटी क्रॉसिव है यानी क्रोजन को रोकने वाले हैं। तो रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट्स आर एडेड इनटू प्राइमर। ये पिगमेंट्स जो पेंट हम प्राइमर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्राइमर मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब आप अपने सरफेस के ऊपर पेंट लगाते हैं तो पेंट लगाते हुए जो सबसे पहला कोट करते हैं ना वो प्राइमर है। तो प्राइमर के अंदर रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट डाले जाते हैं। प्राइमर कौन सा होता है, जिसके अंदर रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट्स टू प्रोटेक्ट द स्टील सबस्ट्रेट बाय पैसिवेशन। ये रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट्स पैसिवेशन के असूल के तहत, जो शुरू में पढ़ा पैसिवेशन का असूल, पैसिवेशन का असूल क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था कि पेंट के कुछ अज्जा और सरफेस के कुछ अज्जा आपस में रिएक्शन करते हैं और एक ऐसी लेयर बन जाती है जो मजीद फिर रिएक्शन को रोक देती है, जो मजीद कोरियन रिएक्शंस को रोक देती है, इसलिए उसे पैसिवेटिव लेयर बोलते हैं। तो जो यहाँ पे भी हमने ये कहा कि जो जब आप प्राइमर के अंदर रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट डाल देते हैं, ये पिगमेंट है बेसिकली पेंट के अंदर, प्राइमर के अंदर जो सरफेस के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर जो है वो रस्ट इनहिबिटिव लेयर बना देंगे, सरफेस को पैसिवेट कर देंगे। जी लोग तो ये आपने बताया कि ये उसका 1/10 माइक्रोन है। अगर हम तेरे को प्रोटीन थिकनेस का 50 माइक्रोन है, तो इसका जो साइज है वो 50 मैंने बेटा एक लफ्ज और भी बोला था, मैंने कहा था कि इसका पिगमेंट का साइज वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूलेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मिनिमम साइज आपको बताया, एक लेवल बताया कि यहाँ इसका 1/10 माइक्रोन मिनिमम हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपनी सरफेस जो आप कर रहे हैं, या देखिए बाल दफा आपको ग्लॉस फिनिश चाहिए होता है, तो जो जितनी थिकनेस है उससे कम साइज वाला आप पिगमेंट साइज लेंगे। अगर बाद दफा आपको ग्लॉसी मैट फिनिश चाहिए होता है तो फिर आपको पिगमेंट का साइज जो ड्राई फिल्म की थिकनेस है उसके साइज से बड़ा रखना पड़ता है। मेरे बात, सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के पिगमेंट का साइज सिर्फ इतना हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो सकता ये एमसीक्यू है, उसका जो था 50 माइक्रोन है, तो बताया कि पिगमेंट का साइज लो 50 होगा, 15 होगा। है। मैं वही अर्ज करूँ, उसने क्वेश्चन ये बना के आपसे पूछा कि अगर आप ग्लॉस फिनिश चाहते हैं तो बताएं कि अगर 50 माइक्रोन डीएफटी है, ड्राई फिल्म थिकनेस 50 माइक्रोन है, तो ये बताएं कि जो पिगमेंट का साइज बिलो होगा या अबव होगा, तो फिर हमने लिखा कि वो बिलो होगा। अगर मैट को पूछता है ग्लॉस की जगह पे तो फिर बिलो नहीं होना था, फिर अबव होना चाहिए। ये चीज, ये आगे जाके एक टॉपिक है हमारा सीपीवीसी पीवीसी, ये इसी चैप्टर का हिस्सा है, उसमें हम इसको ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये पैसिवेशन लेयर बनाते हैं कि एंटी ये एसिडिक होती है क्या सॉल्वेंट, ये एसिडिक बनाएंगे या सॉल्वेंट? नहीं ये बेटा देखो ना, प्लम्बेट, फास्फेट, ठीक है, ये क्रोमेट, ये सारे के सारे जो है प्लम्बेट, ये सारे एसिडिक नहीं है, ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं। हाँ, अल्कलाइन नेचर के होते हैं। चलेंगे आगे देखें। रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट्स, रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट्स हमने कहा कि ये प्राइमर के अंदर ऐड किए जाते हैं और ये सबस्ट्रेट के साथ जब ऊपर पेंट लगाया जाता है तो ये पैसिवेशन के असूल के तहत रस्ट इनहिबिटिव लेयर बना देते हैं। और इनमें कौन कौन से पिगमेंट शामिल है, उनमें रेड लेड, कैल्शियम प्लम्बेट, कोल टार, जिंक क्रोमेट, जिंक फास्फेट, बेरियम मेटाबोरेट, जिंक फास्फोसिलिकेट है। इसमें अगर देखा जाए तो जो ऊपर वाले पहले चार है ना, रेड लेड, कैल्शियम प्लम्बेट, कोल टार, जिंक क्रोमेट, ये टॉक्सिक नेचर के हैं। और दूसरा जो नीचे है ना जिंक फास्फेट, याद रखें जो फेरस सरफेस है, सबसे ज्यादा फेरस सरफेस में जो रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट यूज किए जाते हैं वो जिंक फास्फेट यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है,
जिंक फास्फेट, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि जी मोस्ट कॉमनली मटेरियल कौन सा रस्ट इनहिबिटर पिगमेंट यूज किया जा सकता है फेरस सरफेस, कौन सा सरफेस, फेरस, तो फेरस के लिए फिर यही है जिंक फास्फेट। नीचे लिखा गया जी जिंक फास्फेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जिंक फास्फेट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बताएं कौन सा ज्यादा यूज होता है, नीचे नाम दे दिए जाए वैसे फिर आपने जिंक फास्फेट कर द फोर मार्क्ड एज एन स्टेरिक, चार कहते हैं स्टेरिक मार्क है लेकिन ऊपर दिए स्टेरिक मार्क किए नहीं हुए, तो वो जो चार है ना वो पहले वाले हैं, उनका इस्तेमाल रोक मना किया गया है क्योंकि वो टॉक्सिक नेचर के हैं, वो जहरीले हैं, नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रेड लेड ही है, ये सॉलिड है, सॉलिड ही रहेगा। अब पेड़ फिल्म अपनी लाइफ पूरी कर ले तो उसके बाद क्या होगा, बाइंडर की पकड़ खत्म हो जाएगी इन रेड लेड पिगमेंट्स के ऊपर, तो ये आजाद हो जाएंगे, हवा आएगी, हवा में का हिस्सा बन जाएंगे। अब उस हवा में जो लोग ब्रीथ इन करेंगे, सांस लेंगे, तो डेफिनेटली ये रेड लेड जो है वो उनके लंग्स में चला जाएगा, और रेड लेड जब लंग्स में चला जाएगा वहां पे फिर डेफिनेटली कैंसर की वजह बनेगी, क्लियर है। तो इसलिए फिर इनका इस्तेमाल यहाँ याद रखें, इनका अगर इस्तेमाल रिकमेंडेड है कि ये करना ही करना है, तो फिर बाइंडर कौन सा इस्तेमाल कहते हैं, बाइंडर वो इस्तेमाल करें जिसमें अभी आप पॉलीमर में पार्क है ना फैटी एसिड एसिड ग्रुप लगाओ, जिसमें जैसे नेचुरल ऑयल और नेचुरल एसिड से, तो फिर उनके अंदर रेड लेड जो है वो इस्तेमाल, यानी प्राइमर जो है वो दैट शुड बी ऑफ नेचुरल ऑयल या नेचुरल एसिड्स, नेचुरल ऑयल या नेचुरल रेजिन का होना चाहिए, उसके अंदर फिर ये रेड लेड पिगमेंट जो है ना वो ऐड हो। फिर क्या होता है, इससे ये पैदा हो जाता है कि जब ये फैटी एसिड एसिड ग्रुप के साथ ये रेड लेड जो है ना वो रिएक्शन करके ना, तो ये स्पॉनिफिकेशन यानी जो लेयर बनाता है ना, वो उसका एहसास आपको ऐसे लगेगा कोटिंग का, जैसे सोप के ऊपर हाथ लगाए ना तो वो स्लिपरी स्लिपरी से महसूस होता है, तो ये उस तरह भी ये स्लिपरी स्लिपरी सा, ठीक है, स्पॉनिफिकेशन इसे हम कहते हैं। ये रेड लाइट इज अ बेसिक इनहिबिटर, रेड लाइट एक अच्छा इनहिबिटर है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कहें जी लाजम करना है तो फिर कब करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड एस्टर इन अ नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल रेजिन्स ओनली, बस। सो दीज सिस्टम्स प्रोवाइड लेड सोप्स व्हिच गिव्स द एक्चुअल इनहिबिशन, ये जो स्पॉनिफिकेशन मैंने कहा ना कि जब रिएक्शन करें तो सोपी सोपी स्लिपरी सी प्रोटीन बन जाती है, तो कहते हैं वही फिर इनहिबिशन करती है, वही तो इनको रोकती है, एक्चुअली इनहिबिशन करती है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद मेटालिक पिगमेंट है, metallic pigments are also used on a steel substrate to protect the steel, but this time by cathodic protection, जिस तरह कैथोडिक प्रोटेक्शन पीछे पढ़ के आए हैं ना आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी और चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी, जिसमें सैक्रिफिशियल एनोड सिस्टम था, हाँ, तो उसमें भी हम बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट के जरिए देखते थे कि जो मेटल जिसको हमने बचाना है उसको हमें कैथोड बनाना है, और गैल्वेनिक लिस्ट में जिसकी पोजीशन नीचे थी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मोर रिएक्टिव था, लेस नोबल था, उसको आपने सैक्रिफिशियल नोड बना दिया। तो एक तो वो तरीका ना, एक यहाँ पे ये है कि आप उसी मेटल के जिसको आप एनोड बनाना चाहते हैं उसके छोटे छोटे पिगमेंट्स बना के उसको पेंट का हिस्सा ही बना दें, उसको पेंट का हिस्सा ही बना दें, तो वहां पे भी वो मेटालिक पिगमेंट्स फिर उसी असूल के तहत ही काम करेंगे, ठीक है। ये डिटेल के साथ आपने पढ़ा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस पे थोड़ा सा टाइम जाया करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से ज्यादातर यूज होते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी ना, ये जो 4 लाइनें हैं इसको देख लो कि जिंक इज बेटर ऑफ द टू फॉर गैल्वेनिक प्रोटेक्शन बट एल्यूमिनियम इज एक्सीलेंट फॉर सोलर प्रोटेक्शन। गैल्वेनिक प्रोटेक्शन देनी हो तो जिंक का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर सरफेस ऐसी है या कोटिंग ऐसी है जो जिसको सनलाइट का जो है ना डायरेक्टली एक्सपोजर का सामना करना पड़ेगा, या जहाँ पे आप समझते हैं रोशनी ज्यादा पड़ती है, ओपन एरिया है, तो वहां पे ज्यादा फिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करें, क्योंकि एल्यूमिनियम यूवी लाइट्स को ए और बी दोनों को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर लेती है, ठीक है, फिर जिंक वहां पे कारगर नहीं साबित होगी, एल्यूमिनियम ज्यादा बेहतर सकती है। For every other layer of the paint other than the metallic primer, coloring pigments are used। अब metallic pigments के अलावा और भी pigments हैं जो यूज होते हैं, कलर पिगमेंट्स हैं जिनको ओपेक पिगमेंट्स बोलते हैं, वो भी यूज होते हैं। ये कौन से हैं जी, देखें मैंने पहले भी बात बताई थी, ओपेक पिगमेंट्स जो होते हैं
ये अंडरलाइंग सरफेस को हाइड कर देते हैं। इनको हम इनर्ट पार्टिकल्स या इनर्ट पिगमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट या ओपेक पिगमेंट्स। ओपेक पिगमेंट्स आर इनर्ट पार्टिकल्स विद एक्सीलेंट लाइट स्कैटरिंग। जब ये लाइट आती है ना, इन पिगमेंट्स के ऊपर पड़ती है, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करते उन लाइट को, ये इधर उधर उसे मुंतशिर कर देते हैं। और हमारी आंख सिर्फ वो चीज देखती है जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, जो स्कैटरिंग रेज होती हैं उनको नहीं हम देख सकते। तो ये जो पेक पिगमेंट्स हैं या इनर्ट पिगमेंट्स है, ये करते ही काम ये हैं, इनके ऊपर जो रोशनी पड़े उसको स्कैटर कर देता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। यही वजह है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो हमें चीज नजर ही नहीं आएगी। जिस चीज के ऊपर ये पड़े होंगे हमें नीचे उसकी चीज नजर नहीं आएगी, इसलिए वो नीचे वाले सर्फेस को हाइड कर देते। हमारी आंख से तो हाइड ही हो गया ना। अब इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो ये काम करते हैं और कलर कौन से देते हैं? देखिए जी, कार्बन वो ब्लैक कलर देता है, कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट ब्लू कलर देता है, कंपाउंड ऑफ क्रोमियम ग्रीन येलो एंड ऑरेंज देता है, कंपाउंड ऑफ आयरन ब्राउन रेड एंड येलो देता है, कंपाउंड ऑफ कैल्शियम रेड एंड येलो देते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड व्हाइट देता है। ओपेक पिगमेंट से अक्सर जो क्वेश्चन आता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाला आता है, तो व्हाइट कलर कौन सा ओपेक पिगमेंट देता है? तो याद रखें टाइटेनियम डाइऑक्साइड। उसके बाद में एक स्टैंडर्ड पिगमेंट्स, sometimes known simply as extenders or fillers. इनको हम extenders या fillers भी कह सकते हैं। These material provide some of the main property expected of the film. कहते हैं पेंट फिल्म की जो मेन प्रॉपर्टीज जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं एक्सटेंडर पिगमेंट्स वो ऑफर करते हैं। वो कौन सी है? यानी अढ़ाइयन अच्छा होना चाहिए, कोहियन अच्छा होना चाहिए, फिल्म की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये अढ़ाइयन, कोहियन, फिल्म स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, ये हम एक्सटेंडर पिगमेंट मुहैया कर रहे होते हैं। So they also have a role in application and flow, leveling and other mechanical properties of the film. और ये इनका और भी रोल क्या है? ये फ्लो या जो सरफेस लेवल नहीं है उनको लेवलिंग करने, फिलर्स के तौर पर समझ लेके काम करते हैं। और आर एन एड टू इंटरकोट adhesion and can reduce gloss. और जो एक कोट और दूसरे कोट का आपस में adhesion कायम होना है, उनको भी अच्छा कायम करना है, इसलिए इन्हें मिड कोट में ज्यादा इस्तेमाल किया, इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मिड कोट में एक्सटर्नल पिगमेंट ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और अहम प्रॉपर्टी एक और कि ये ग्लॉस को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी। एक्सटेंडर पिगमेंट्स याद रखें, ग्लॉस को रिड्यूस करने के लिए मिड कोट में इस्तेमाल किए जाते हैं। मटेरियल यूज एज एक्सटेंडर आर यूजुअली लो प्राइस। ये जो एक्सटेंडर पिगमेंट्स हैं ये लो प्राइस होते हैं, इसलिए ये किस सूरत में अवेलेबल होते हैं? क्ले की सूरत में, चाइना क्ले या कालीन, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, टैल्कम, मैग्नीशियम सिलिकेट, स्लेट फ्लोर, एल्यूमिनियम सिलिकेट। कॉमन नेम और साथ में केमिकल नेम लिखी हुई, ठीक है जी। और तीसरी अहम बात कि फिल्म की जो थिकनेस है, कोटिंग की जो थिकनेस है, उसको बढ़ाने के लिए भी ये एक्सटेंडर पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद है जनाब लेमिनार पिगमेंट्स। लेमिनार पिगमेंट्स प्लेट लाइक पिगमेंट्स सच एज MIO। ये प्लेट की तरह के हैं, चपटे होते हैं, प्लेट की तरह के होते हैं। इसलिए इनमें जो मिसालें हैं वो MIO यानी मिकेशियस आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम फ्लेक है, ग्लास फ्लेक है, माइका है, ग्रेफाइट है। और मजे की बात कि जब ये लेमिनर पिगमेंट क्योर होते हैं ना, तो याद रखें ये बैरियर प्रिंसिपल के तहत होते हैं। इस प्रिंसिपल के तहत, बैरियर प्रिंसिपल। These pigments have a leafing effect and in theory overlap when a coating dries. कहते हैं जब ये बैरियर प्रिंसिपल के तहत कैसे क्योर होते हैं? क्योंकि ये फ्लैट है, जब ये फ्लैट है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, जब कोटिंग ड्राई होती है ना, तो इस तरह ड्राई करीब आते हैं कि इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है, कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा होता है? ओवरलैप कर रहा होता है। ये जहां हिस्सा ओवरलैप कर रहा है ना, उससे क्या होता है? इस ओवरलैपिंग से अगर कोई चीज ऊपर गिरेगी तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाए, वो नीचे उसकी परमिएशन बहुत कम हो जाती है, नीचे कोई चीज जा नहीं सकती ना, तो इसलिए ये बैरियर सब बन जाता है। तो ओवरलैप व्हेन द कोटिंग ड्राई। MIO समटाइम नोन एज स्पेकुलर हेमाटाइट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है जी, MIO को स्पेकुलर हेमाटाइट भी बोलते हैं। widely specified and to be regarded as pigment
quality material quite often has to meet quite stringent requirement. इसको चाहे छोड़ भी दें, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं बता देता हूँ। MIO याद रखें, आगे जाके आप स्पेसिफिकेशन में पढ़ेंगे कि जब पहले हम प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद में हम MIO की कोटिंग इसकी कोटिंग करते हैं, MIO की कोटिंग करते हैं, उसके बाद में मिड कोट लगाते हैं, फिर फिनिश कोट। बिल्कुल से पहले MIO हाँ जी, ठीक है जी। MIO यानी आपने प्राइमर लगा देना, सपोज आपने प्राइमर लगाया भी पैसिवेशन के सूट के तहत क्योर हो गया, या गैल्वेनिक प्रोटेक्शन वाले सूट के तहत, या जैसे कैथोडिक प्रोटेक्शन के उसके तहत क्योर हो गया। अब उसमें आपने मेटालिक पिगमेंट्स तो डाल दिए, अब डेफिनेटली मेटालिक पिगमेंट्स की जरूरत होती है कि वो कोटिंग वो सरफेस के साथ अटैच रहे। अब उसको भी फिर आपने ऊपर बैरियर प्रिंसिपल चढ़ाना है, यानी आपने बैरियर की कोटिंग लगाई है MIO की, उसने क्या किया, एक तो वो बिल्कुल साथ अटैच कर दिया, दूसरा उसकी मजीद हिफाजत कर दी। और ये पहले दिन से एक्टिवेट नहीं हो जानी, ये तो तब एक्टिवेट होना है जब कोटिंग डैमेज होगी, बैरियर डैमेज होएगा तो फिर नीचे इसका काम नहीं होगा। यानी इसका मतलब है अगर ये ना लगा होता तो बैरियर पहले डैमेज होता तो उसके बाद आपका जो पाइप है वही डैमेज, वही क्लोड होना शुरू होना। तो इसलिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन कायम करने की कोशिश की जाती है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग लाइफ दे। ठीक है। Specular hematite is widely specified and to be regarded as the pigment quality material. Quite often has to meet quite stringent requirement. 85% of the total mineral compound has to be Fe2O3, yani hematite. Of this 85%, less than 1% should be permeable to the moisture. So thus giving us paint film with the high resistance to water permeation. बस इसके लिए इतना याद रखने कि MIO या specular hematite ये वाटर परमिएशन की इजाजत नहीं देती, हाईली रेजिस्टिव होती, बैरियर है ना, कुछ चीज नहीं गुजरने देगा। In theory, when moisture passes into the film on a contact with the MIO platelet, देखो प्लेट की तरह क्या कहता है, अगर हम थ्योरेटिकली देखें भी तो अगर एक MIO के ऊपर अगर मॉइस्चर गिरता भी है, सॉल्वेंट या मॉइस्चर गिरता भी है, इट हैज टू पास अराउंड इट, तो उसको सारे को उसको क्रॉस करके जाना होगा, तो लेकिन उसके अंदर से वो नहीं गिरेगा, गुजर सकता, तो वो यूं करके मूव करेगा आगे, वो नीचे जब गिरेगा तो चूंकि दूसरा MIO का पिगमेंट मौजूद है, वो ओवरलैप एरिया है, तो वो वहां पे उसको ले लेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, उसका डिस्टेंस बढ़ता चलेगा, ये वजह के नीचे तक वो नहीं पहुंच पाते थे। इसमें आपका जो यहाँ से अहम चीज शुरू हो रही है ये वाली, इसको भी ध्यान रखें। ग्लास फ्लेक as a laminar pigment is usually for abrasion resistance. Glass flake इसलिए यूज होता है जी abrasion resistance के लिए, but in common with other improves the tensile strength of the film. तो पेंट फिल्म की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाता है। Aluminium flake और MIO have good ultraviolet A and ultraviolet B reflectance properties. Aluminium flake और MIO दोनों में ये प्रॉपर्टी मौजूद है, याद रखें। एल्यूमिनियम फ्लेक में, MIO में, या स्पेकुलर हेमाटाइट भी से कहते हैं, इनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी लाइट A और B दोनों को रिफ्लेक्ट करने की सहूलत मौजूद है, दोनों कर सकते हैं। और जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेसिकली ऐसी खतरनाक रेडिएशन होती है वो बाइंडर को जाकर डिग्रेड कर देती है, तो ये क्या कहते हैं, ये पिगमेंट ऊपर पड़े है ना, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो ये उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, वो नीचे बाइंडर ही पास होती रहती है, वो उसकी डिग्रेडेशन है। ठीक है मतलब फिर सर काफी हो रेडियल। जी, बिल्कुल ऐसे ही। मेरा ख्याल अब यहाँ तक इसको पढ़ना चाहिए, बाकी फिर कल के लेक्चर में इसको कवर करेंगे। क्यों जी माजिद साहब? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।